हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमन शेखावत। वेलकम टू इंडसेट। हम लोगों ने जो है क्लास जो 12th है पॉलिटी, जो उसकी सेकंड बुक है, जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर हमने पूरी तरह से वन शॉट में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे जो हम सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है द एरा ऑफ वन पार्टिज्म। मतलब वो वाला टाइम ऐसा था जब केवल एक पार्टी का जो है डोमिनेंस था। वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम था, मतलब आप इलेक्शंस हो रहे हैं प्रॉपरली, बट जो है रेगुलरली जो है इलेक्शंस हो रहे थे, उनमें एक ही पार्टी जो है जीतती जा रही थी और वो पार्टी थी कांग्रेस। तो आज हम लोग उस वाले टाइम पीरियड की पूरा का पूरा डिस्कशंस करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस हुई, इलेक्शंस किस तरीके से हुए। पहले वाले में हमने क्या सारी सारे चैलेंजेस देखे थे, किस तरीके से हमारे देश में हमें डेमोक्रेसी लेके आनी है, किस तरीके से हमें जो है प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ मिलाना था, और साथ ही साथ हमें जो है हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बना कर रखनी है, ये भी हमने डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन बने, किस तरीके से हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हुए, कब हुए, किस तरीके से हुए, पूरा पढ़ेंगे। फिर हमारे यहाँ पे इलेक्शंस जो हुए थे उनमें कौन सी पार्टी जो है डोमिनेंस में रहती है, किस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है, वो हम इस वाले चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं कि हमने कहा हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है 1947 में, और हमने बहुत सारी जो है चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ा। सबसे बड़ा तो हमने पार्टीशन फेस किया था, उसके बाद में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद में है लोगों को किस तरह से यूनाइट करना है, ये वाली प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने बहुत सारी थी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने बहुत सारे चैलेंजेस को पूरा कर लिया था, लेकिन अब आगे की तरफ क्या करना है। तो हमारा जो हमने उस टाइम में डिस्कस किया था पॉइंट कि हमें जो है हमारे देश में डेमोक्रेसी बना के रखनी है। हम क्यों इस बात के अगेंस्ट थे कि प्रिंसली स्टेट्स जो है इनको जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको कोई राइट्स ही नहीं दे रहे हैं। क्या वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, बट किसी तरह के कोई राइट्स नहीं थे। सबसे बड़ी चैलेंज तो यही था। क्या चैलेंज था हमारे सामने कि डेमोक्रेसी हमें किस तरीके से बनानी है। हमने हमारे देश को एक जगह कर लिया, सब चीजें हमने कर ली है, यूनाइट कर चुके हैं, लेकिन जो हमारा एक चीज थी, हम लोग किसी एक पावर के अंदर नहीं रहेंगे। लोगों के पास में उनकी एक डिग्निटी होगी, उसके लिए हमें डेमोक्रेसी जो है बिल्ड करनी पड़ेगी हमारे इंडिया के अंदर। तो अब डेमोक्रेसी को बिल्ड करने के बीच में हमारे पास में ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे थे जिनको इंडिया ने उस टाइम में फेस किया था, हम लोग उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने कहा हमारे पाकिस्तान अलग हो गया, फिर नेहरू जी वगैरह जो एक पहले इंटर्मिन गवर्नमेंट बनाई गई थी, वो इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से इलेक्शंस होनी चाहिए, किस तरीके से गवर्नमेंट्स बनेगी, किस तरीके से गवर्नमेंट रन करेगी, सारी सारी डिस्कशन हमें करने थे। फिर लोगों के पास में जो है उस टाइम में सिचुएशन बहुत खराब थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें जिस हालात में छोड़ के गए थे वो हालात बहुत खराब थे। तो लोगों को हमें रेडी भी करना था, क्योंकि सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। अब एक एक हम लोग उस चैलेंज को हम लोग जो है वन बाय वन डिस्कस करते हुए, ठीक है। अब डेमोक्रेसी बनानी है, इक्वालिटी लानी है, लोगों को राइट्स भी देने हैं हमें। तो ये सारा का सारा जो है हमें किस तरीके से हमने स्टार्ट किया था, वो हमारे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन स्टेप्स को क्रॉस करते करते हम लोग जाएंगे फिर हमारे मेन मुद्दे पे, जो था वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, अब हमने कहा Independent India was born in very unfavorable circumstances. The political leaders and constitution makers of India decided to establish a democratic nation. जो हमने कहा हमारी जो इंडिया का निर्माण हुआ, हमारा इंडिया जिन हालातों मिला, वो हालात जो है बहुत अनफेवरेबल थे। उस टाइम में हमने देखा कि बहुत सारी सिचुएशंस वर्स थी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। उस टाइम में हमारा इंडिया हमारे सामने आया है, तो हमारे यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, तो हमारे जितने भी लीडर्स थे और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उन सबको एक ही चीज़ की चिंता थी कि किस तरीके से हमारे इतने बड़े इंडिया में हम लोग डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है उसको डेवलप या बिल्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हर किसी की चाह थी, किसी एक आदमी की चाह नहीं थी, ये हर किसी की चाह थी यहाँ। ठीक है, फिर हमने कहा कि हर कोई ये सोच रहा था कि हमें किस तरीके से बनाना है, डेमोक्रेटिक पाथ जो है हमें कैसे करना है। फिर उसके बाद में लोगों के अंदर इंटरनल जो डिफरेंसेस हैं उनको भी हमें हटाना है। फिर उसके बाद में हमें जो है एक नेशनल यूनिटी बनानी है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग में थी, जो प्रायोरिटी बेसिस पे हमें क्लियर करनी थी। ठीक है, और एक हमारे इंडिया को हमें क्या बना देते ना, एक डेमोक्रेटिक रेजिमे बना देना था वहाँ पे, कि वहाँ पे सारा का सारा जो कंट्रोल है इनडायरेक्टली जो है वहाँ के सिटीजन्स के हाथ में होता है। अब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, वो चाहेंगे वैसे अपनी गवर्नमेंट को जो है इलेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ अपनी गवर्नमेंट को कैसे रन करना है वो भी वो खुद डिसाइड कर पाएंगे। तो ये बड़ी समस्या हमारे सामने। ठीक है, अब हमने कहा मैनी लीडर्स इन अदर नेशन decided not to pursue the democratic path as it was thought that it would introduce internal differences. अब उन्होंने कहा कई सारी ऐसी कंट्रीज थी
जो इंडिपेंडेंट हो गई थी, लेकिन अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं लाना चाह रही थी। रीजन क्या था इसके पीछे? रीजन ये था कि वो ये सोचते हैं अगर हमने उनको डेमोक्रेसी दी ना, तो फिर इनके बीच में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वो कहेंगे हम इस नेता को चुनना चाहते हैं, वो कहेंगे हम इस नेता को चुनने चाहेंगे, इसलिए उनके बीच में डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो बाकी कंट्रीज तो इस टेंशन से ही दूर रहना चाह रही थी कि यार हमने डेमोक्रेसी दे दी तो कल को इन वाले टेंशन को हमें और फेस करना पड़ेगा, और जो हमारी नेशनल यूनिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। हर देश के लिए उनकी जो नेशनल यूनिटी थी ना, वो प्रायोरिटी में थी। अब ऐसे बहुत सारे हमारे साथ में लोग थे, ऐसे बहुत सारा देश हमारे साथ में एग्जाम्पल थे जो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रेजिमे नहीं होनी चाहिए, जबकि उन हालातों में भी इंडिया चाह रहा था कि हमें जो है डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अब वो जो देश थे लोगों को सांत्वना कैसे दे रहे थे कि हम लोग अभी तो आप ऐसा करो कि इसी तरह से रूल चलने देते हैं, फिर आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, हम लोग जो है डेमोक्रेसी यहाँ पे रिस्टोर कर देंगे, जो कि एक इम्पॉसिबल सा ख्वाब लगता है कि एक बार अभी आप दे दोगे तो ठीक है, आने वाले टाइम में तो एक सांत्वना ही बनी रह जाएगी। ठीक है, ये वाली सिचुएशन इसके अंदर हो रही थी हमारे सामने, जो मतलब डेमोक्रेसी से लोग डर रहे थे। ऐसा नहीं था डेमोक्रेसी में वो देना नहीं चाहते, उनको लगता था कि यार इससे बहुत सारे और कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे टेंशंस, बहुत सारे चैलेंजेस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से कई कंट्रीज नहीं चाह रहे थे। साथ ही साथ हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो बनकर रेडी हुआ था, हमारे जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था इसके अंदर हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी होने के लिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर जो है 1949 को बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका था, और उसको इफेक्ट में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके अंदर हमने चीजें देख ली। हमारा जो है 26 नवंबर को हमारा पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो चुका है, और फिर उसके बाद में जो है ये इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? एज ऑफ देन इंडिया वाज बीइंग गवर्न्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट। तब तक वो क्या है, हमारी पूरी गवर्नमेंट, जब तक हमारे यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं तब तक हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट कौन रन करेगा, तो वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी एक बार के लिए, कि अभी जब तक इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, तब तक ये इंटरिम जो गवर्नमेंट है यही यहाँ पे रूल करे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। अब इसके तरफ आगे की तरफ हम चलते हैं। ये तो हमारे एक सिचुएशन हो गई कि भाई जब इंडिपेंडेंस हुई तो डेमोक्रेसी बनाने में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, तो अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस थे, हर कोई चाह रहा था डेमोक्रेसी लानी है, बट कैसे लानी है ये नहीं समझ में आ रहा था। बाकी देशों के एग्जांपल्स हम देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था कि वो लोग तो डेमोक्रेसी से घबरा रहे थे। अगर हम उनका एग्जाम्पल लेके चलते तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आनी थी डेमोक्रेसी, बट हमने फिर भी इसको एज अ चैलेंज लिया, और हमने हमारी नेशनल यूनिटी को बनाए रखते हुए भी हमने जो है डेमोक्रेटिक रेजिमे बनाया था। फिर हमने कहा इसके आगे, हमने कहा फिर क्या होगा, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर 1949 को बनके रेडी हो चुका था, और उसको जब हमने कहा अडॉप्ट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया था, वो किया गया था हमारे यहाँ पे 26 जनवरी 1950। ठीक है, तब तक हमारे यहाँ पे इंटरमेंट अभी गवर्नमेंट चलेगी, ये वाला पूरा डिसीजन हो रखा था। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, आगे और क्या क्या चीजें होनी है। तो चैलेंजेस हमारे पास भर भर के थे, ऐसा नहीं था इजी था सब कुछ कि हाँ अब इलेक्शन करा देने हैं और ये गवर्नमेंट बन जानी है, ये डेमोक्रेसी रन हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं था। डेमोक्रेसी इतनी इजी होती तो आज हर कोई जो है डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर चुका होता, बट ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल था। हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के रेडी हो गया, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने का टाइम, यानी कि वो डे है हमारे यहाँ पे जब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था कि आज से जो है सबसे सुप्रीम हमारी कंट्री में जो रहेगा वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी सारी चीज़ें ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हमारा जो है 26 नवंबर 1949 को बन गया था, साइन 24 जनवरी 1950 को हो गया था, 26 जनवरी 1950 को वो इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, फिर हमने कहा अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है, किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी और किस तरीके से सिटीजन जो है रूल होगा। मतलब ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया किस तरीके से इलेक्शन होने हैं और किस तरीके से जो है सिटीजन्स इसमें पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे हमारी पूरी पूरी इसको चलने में, कि हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से रन करेगी। ठीक है, तो इसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेप बाय स्टेप सारी सारी चीजें लिखी हुई थी। फिर हम आगे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी चैलेंज हमारे सामने क्या था कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने थे। ठीक है, हमने कहा हमारे यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का, या हम कहते हैं डेमोक्रेसी जो है, एक इम्पॉर्टेंट जो है उसका फीचर क्या होता है कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, विदाउट एनी प्रेशर वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, बिना किसी डर्टी ट्रिक।
होगा क्या, किसी के इन्फ्लुएंस के बिना होता है। लोग अपनी मर्जी से अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। तो हमने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है हमें वहाँ पे करवाने थे। अगर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो हमें उसके लिए एक ऐसी कोई ना कोई जो है कमेटी बनानी पड़ेगी, ऐसा कोई ना कोई कमीशन बना पाएगा जिसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा सके। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका सेटअप किया गया था 1950 के अंदर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे यहाँ पे जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बन के रेडी हुआ था। तो हमारा इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया बना था इन 1950 में, ठीक है। क्वेश्चन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो गया। अब इसके अंदर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कब बन के रेडी हुआ, 1950। अब ऐसा ही हो गया क्या 1950 में इलेक्शन कमीशन बना और लो भैया हो गए इलेक्शन, नहीं हुए। उसके बाद में भी बहुत सारी चीजें, ये तो हम इस एक एक होता है ना, एक एक हर्डल पार करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने तो कैसे करवाएंगे, चलिए कमीशन बना देता, हमने कमीशन बना दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बन के रेडी हो गया। फिर उसके बाद में दूसरे स्टेप पे हम लोग आते हैं ना, वहाँ पे भी हमें चीजें देखने को मिलती है कि हमारे यहाँ पे जो है थोड़ा पेट्रियार्की सिस्टम था। यहाँ पे लेडीज को थोड़ा सा वो नहीं दिया जाता, प्रॉब्लम थी उसमें भी। लेडीज में हर जगह संडे वाइफ ऑफ दिस एंड दिस, वाइफ ऑफ दिस एंड इस तरीके से लिखा है, डॉटर ऑफ, मतलब खुद की कोई भी डिग्निटी वहाँ पे लेडीज की नहीं होती। तो उस तरीके से जब वोटर लिस्ट तैयार की गई तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि सबने लेडीज के नाम के आगे डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ इस तरीके से लिख दिया, उनको खुद की कोई डिग्निटी नहीं रखेगी। फिर से एक वोटर लिस्ट तैयार की गई, तो ये एक और प्रॉब्लम हमारे सामने देखने को मिलती है हमें। फिर हमने कहा अब इलेक्शन कमीशन हमारा बन के रेडी हो गया 1950 में। अब उनके सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेंगे, तो याद रखते हुए चलना है भैया ध्यान से। इलेक्शन कमीशन कब बना, 1950 में बना। सबसे पहले जो है इनके जो वो बने हैं इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो सुकुमार सेन है। वो सुकुमार सेन है, 1950 में इलेक्शन कमीशन बन गया और उसके हेड बना दिए गए सुकुमार सेन जो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। यहाँ तक की क्लैरिटी आ गई हमारे दिमाग में। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम मतलब ये हम अडॉप्ट इलेक्शन हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करने के बाद में हम लोग चीज़ों को इजी बनाने जा रहे हैं या फिर हम लोग जो है डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। डेमोक्रेसी पाना इतना इजी नहीं था, लेकिन जो जो स्टेप हमने लिए हैं वो हम देखते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि के बाद में जो हमने सोचा था कि भाई हाँ इलेक्शन कमीशन भी बन गया, कमिश्नर भी बन चुके हैं, तो अब हो जाएगा और हमारे यहाँ पे जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। 1950 में हमारे यहाँ इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं। इसके क्या रीजन थे वो मैंने आपको कुछ एक बता दिए हैं। अब एक एक हम लोग उसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब हम लोग चीजें देखते हैं आगे की क्या क्या समस्याएं हमें आई थी। अब ये इलेक्शंस हुए, हमेशा यहाँ पे है कांग्रेस डोमिनेंस में रही है यहाँ पे, जो भी इलेक्शन 1950 लेके हुए हैं। फिर उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन चुका है। अब उसके फीचर्स भी देखने हैं। हमने कहा इलेक्शन कमीशन हमारा 1950 में बन गया, हमारे जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन भी बन चुके हैं। अब जब सब कुछ रेडी था तो फिर इलेक्शंस क्यों नहीं हुए भाई, तो कारण भी समझ लेते हैं हम लोग। चीजें क्या है कि हाँ मतलब जब फर्स्ट टाइम कोई चीज करनी होती है, अब हमें पता है कि हर साल इलेक्शन होने, इलेक्शन कमिश्नर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निकालेंगे, उनका ये काम होगा, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएंगे, फिर उसके बाद में सब कुछ चीजें इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है एक प्रोसीजर हम एक प्रॉपर फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बट हम इस टाइम में फर्स्ट टाइम ये चीजें करने वाले थे, इसलिए हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, ठीक है। अब हमने कहा जो इलेक्शन कमीशन हमने कहा जनवरी 1950 में सेटअप हो चुका है। उसके बाद में हम लोग कह रहे हैं जो उनके फर्स्ट सुकुमार सेन बन चुके हैं, जो ईसीआई है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, वो किस लिए इंपॉर्टेंट थे कि वो बनाने वाले थे कि हमारे इंडिया में कितनी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कहाँ कहाँ पे इलेक्शन होंगे और कहाँ कहाँ से जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आएंगे, ठीक है। तो वो हो जाती है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और उसके बाद में इलेक्टोरल रोल्स बनाने थे भाई। अब इलेक्टोरल रोल्स तो आप सबको पता ही है, मैंने कहा क्या होंगे, ये हमारी जो इलेक्टोरल रोल्स क्या हो गए, ये हमारी हो गई वोटर्स लिस्ट, ठीक है। अब हमने कहा कि चलिए भाई इलेक्शन कमिश्नर साहब, अब जो है इलेक्शन कमीशन बनने के बाद में अब आपकी जिम्मेदारी है कि तुम बनाओ कि इंडिया में कितने जो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, और फिर उसके बाद में क्या है आपको वोटर लिस्ट भी बनानी है ना, कि कितने लोग जो है वहाँ पे वोट देने के लिए एलिजिबल है, किस तरीके से वोटिंग होगी, वो पूरा आपको बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे लिए कि हम जो है वोटर लिस्ट वहाँ पे तैयार करेंगे। हर
जो हमारी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां से कितने लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल है जो वोट देने के लिए। तो हमें वो डिसाइड करना था यहाँ के। तो उन्होंने हमने काम दे दिया उनको कि भैया अब आपका काम है कि आप जो है इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहाँ पे इलेक्शंस होने हैं उन वो आप डिसाइड करो। फिर वहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे एलिजिबल जो लोग हैं उनकी हमें लिस्ट बनानी थी, ठीक है, एलिजिबल वोटर्स थे उनकी। चलिए काम सौंप दिया गया, काम किया कि चलिए भैया सब आइए, जिन जिनको आपको देना है, सारे एडल्ट जो हैं वो वोट दे सकते हैं, आप आइए। ठीक है, इसमें ये था कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को राइट है यहाँ पे। जब वोटर लिस्ट बन के सामने आई तो वो बहुत ही अजूबा थी। उसके अंदर क्या है, जेंट्स के नाम तो लिखे हुए थे कि भाई मेरा नाम ये है, लेकिन जब उनकी वाइफ का नाम आता है उस केस में उस लेडी का नाम ना आके वो है मिसेज ये या वाइफ ऑफ ये, वाइफ ऑफ जो है सज्जन कुमार है या फिर जो भी है उस तरीके से उसमें लिखा होता है, या डॉटर ऑफ सज्जन कुमार है, इस तरीके से नाम उसमें लिखे हुए होते थे। अब हमने कहा जब फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट किए गए थे, इलेक्टोरल रोल्स तैयार करे गए, उन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट तैयार करी, तो भैया हाँ ये वाली कॉन्स्टिट्यूशन इसमें नंबर 1 में ये है, नंबर 2 है, हमने इस तरीके से लिखे गए। ये तो चलो जेंट्स के नाम तो आ गए कि मिस्टर ये है मिस्टर। जब यहाँ पे लेडीज का नाम आया तो उसमें जहाँ है हर जगह क्या लिखाया गया, नाम लिख की जगह वाइफ ऑफ सतीश, वाइफ ऑफ सुमेश, इस तरीके से नाम लिखे आ रहे थे। तो ये देख के भी और दिमाग खराब हो गया कि ये तो पूरा का पूरा हम डेमोक्रेसी तो दिखाई नहीं रहे, हम ऐसी सोसाइटी की पिक्चर पेश कर रहे हैं जो कि मेल डोमिनेटिंग है, जहाँ पे हर लेडी का खुद की कोई डिग्निटी नहीं है, वहाँ पे मेल डोमिनेंस है, वो अपने मेल जो मेंबर्स है फैमिली मेंबर्स उनके नाम से जानी जाती है, चाहे उनके पापा हो या फिर उनका कोई पति हो, मतलब उनके पिता और पति के नाम से वो यहाँ पे जाने जा रही थी। जबकि ये देखा गया तो बोले ये डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, तो बोला गया इस तरह का जो इलेक्टोरल रोल बन के सामने आया इसको हमें जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, फिर से जो है आप क्या करो नया वो बना के लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनाया गया द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रोल्स द ईच गाइड आइडेंटिफाई वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट द नेम्स ऑफ द वुमेन वर नॉट प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, दे वर सिंपली लिस्टेड। फिर उसके बाद में हमने देखा विद द रेफरेंस ऑफ देयर मेल डोमिनेंट मेंबर्स, ये तो गलत हो गया था ना, हमें तो पूरी पूरी डिग्निटी दिखानी थी, तो ये सिचुएशन आ गई थी, इसलिए वापस से हमें क्या करना पड़ा, वापस से बोला गया आप वापस से तैयार करो हमें। फिर इस तरह की जो एंट्रीज थी इस तरह इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया और वापस से ऑर्डर दिया गया कि आप जो है इलेक्टोरल रोल बनाओ, वो भी रिवाइज्ड। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब इसमें इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, तो अब जो है वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ ऐसे नहीं, प्रॉपर नेम होना चाहिए वहाँ, ये बात रखी गई यहाँ पे। इसलिए फिर इलेक्शन नहीं हो पाए, फिर एक कॉम्प्लिकेशन हुआ, फिर से वोटर लिस्ट तैयार की गई, एक नया उसमें ऐड होगा। ठीक है, ये समस्याएं वहाँ सामने आती जा रही थी वहाँ, और जैसे जैसे समस्याएं आ रही थी ना फिर उनका सोल्यूशन भी ढूंढा जा रहा था। अगर प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे तब तक हमें थोड़ी पता था कि इलेक्शंस होंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हमें सामने आ सकती है। तो लेकिन जब उन्होंने हिम्मत दिखाई तो आगे उनको इस तरह की समस्याएं मिली और उन्होंने उसका जो है सोल्यूशन भी निकाला है। अब हमने कहा जब ये किया गया कि पूरी वोटर लिस्ट तैयार की गई, जब पूरी चीजें तैयार की, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई, तो हमें पता चला कि इतने बड़े स्केल पे हम जो है एक डेमोक्रेसी रन करने वाले हैं, जहाँ पे मतलब उस टाइम में हम लोग बात करते हैं 1952 वाले इलेक्शन के टाइम में 17 करोड़ एलिजिबल जो हमारे पास में जो है वोटर्स थे, जो कि वोट कास्ट कर सकते थे अपना, यानी 80 ईयर से अबाव थे, एडल्ट थे, इतने लोग थे। और वो कितने 3200 एमएलए को इलेक्ट करने वाले थे, इतने बड़े स्केल पे हम लोग इलेक्शंस करवाने जा रहे थे। तो ये वाली सब चीज़ थी। तो हमने क्या कहा कि अब हमने कहा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कंट्री जो होती है वहाँ पे जो ये अनयूजुअल है इतनी बड़ी कंट्री के हिसाब से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदमी हिम्मत करना चाहता है तो हो सकता है, चाहे कितनी भी बड़ी कंट्री क्यों ना हो। छोटी कंट्री में भी नहीं करवा सकते अगर आप नहीं करेंगे हिम्मत, तो इन्होंने भी एक बार के लिए दूसरी कंट्रीज को देख के अगर ये भी हिम्मत छोड़ देते, हमारे इंडियंस भी, जो इंडिया के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, अगर वो भी हिम्मत नहीं करते तो आज हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर एक बार वो चीज़ चालू हो जाती ना तो फिर उसको वापस हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, नॉमिनेटेड आ जाते या फिर हम लोग बात करते हैं कि मोनार्की वगैरह आ जाते तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमने कहा एक इतने बड़े स्केल पे हमने इलेक्शन करवाने वाले थे। ठीक है, हमने कहा कितने 17 करोड़ जो है एलिजिबल हमारे पास वोटर्स थे इंडिया के अंदर, जो कि पहली बार वोट देने वाले थे और हमारी खुद की इलेक्टेड जो है गवर्नमेंट बनाने वाले थे। ठीक है, फिर हमने कहा वो 17 करोड़ जो लोग थे ना एलिजिबल वोटर, कितने एमएलए को इलेक्ट करने वाले थे, 3200 यानी 3200 एमएलए को जो है वो इलेक्ट करने वाले थे। ठीक है, तो ये वाली चीज थी कि हमने इलेक्शन करवाए, इतने बड़े स्केल पे करवाए, ये सारी चीजें।
अब हमने कहा द इलेक्शन जो हमारे यहाँ पे होने वाले थे वो हमारे यहाँ पे जो है 2 बार हमने पोस्टपोन, ठीक है। फिर उसके बाद में फाइनली जो हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, बहुत-बहुत बधाई हो भई, हम लोग 1952 में जो है इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ये ऐसा नहीं था 1952 से जनवरी से स्टार्ट हुए थे। एक्चुअली ये 1951 का जो अक्टूबर था ना, तब से ही वो स्टार्ट हो गए थे हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होना। लेकिन प्रॉपर पूरी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में होते-होते जो है फ़ेब 1952 वाला टाइम जो है आ गया था इसके अंदर। ठीक है? अब हमने कहा फाइनली इतनी बड़ी टेंशन्स के बाद में हम एक इलेक्शंस हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, अक्टूबर 1951 से स्टार्ट होकर फरवरी 1952 पे जाते हैं, ठीक है? फिर लेकिन मतलब न 51 भी है, 52 भी है, लेकिन फिर भी हम इनको क्योंकि रिजल्ट्स कब आते हैं 1952 में आते हैं, इसलिए हम इनको नाम दिया जाता है 1952 के इलेक्शन, ठीक है? ये चीज़ हो गई, हमने इलेक्शन भी करा लिए। अब हमने कहा पूरी जब हम इस पूरे प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, कर मतलब हम लोग बात करते हैं कि पूरे इलेक्शन वाला जो है, हालाँकि टाइम तो हम कब से शुरू कर रखा है हमने कि भैया इलेक्शन कमीशन बना दिया, सब कुछ है, हमें इलेक्शन करवाने, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स को हमने दूर किया और फिर हमने इलेक्शंस करवाए थे। तो इसमें हमने बात किया इट टूक 6 मंथ्स फॉर द कैम्पेनिंग। पूरे अगर प्रोसीजर में बात करते हैं तो कैम्पेनिंग में मिला लो आप, पोलिंग में मान लो और फिर हमने कहा जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, इन सबको मिला के जो है 6 महीने का टाइम लगता है, ठीक है? अब हमने कहा जो है ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे वो नहीं आए थे, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स नहीं थे, कैंडिडेट्स भी बहुत थे, कॉम्पिटिटिव था, लोग मतलब बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। वो थे कैंडिडेट्स थे, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे अच्छे से और जो है हमारे यहाँ पे वोटर्स थे, वो भी वोट देने के लिए आए थे। तो हमने क्या कहा देयर वर मोर देन 4 कैंडिडेट्स फॉर ईच सीट। हर सीट पे हम लोग बात करते हैं अगर एक सीट के ऊपर जो है 4 कैंडिडेट्स थे। तो अच्छा खासा था ना भई? हम लोग अगर बात करते हैं कि एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट्स अगर हैं, तो अच्छा खासा कॉम्पिटिशन था उस टाइम में। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा एक एग्ज़ाम्पल हमने प्रेज़ेंट किया था हमारे फर्स्ट जो हमारे इलेक्शंस हुए थे उसमें जो है वोटर्स ने भी पार्टिसिपेट अच्छा किया और साथ ही साथ जो वहाँ पे है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना मतलब रिस्पॉन्स इसमें। फिर हमने कहा था कि जो हर चीज़ जो है उनको आप लोगों को समझाना था कि आपका वोट बहुत वैल्यू करता है, आपको जो देने जाना है वहाँ पे। अब हर चीज़ के तरीके से क्या है कि हर आदमी को ये समझाना था कि आपके एक वोट की वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पार्टिसिपेशन को हमें एनकरेज करने के लिए भी जो क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब ये समझाना ज़रूरी था कि इलेक्शन में आपका पार्टिसिपेशन कितना था। तो हम लोग बात करते हैं एक-एक वोट को घर से बाहर लाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है मेहनत करनी पड़ी, लोगों को एनकरेज करना पड़ा, ठीक है? फिर हम करते हैं इंडियाज़ जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952 बिकेम अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब हमारे यहाँ पे 1952 वाले इलेक्शंस हुए थे, उस टाइम में हमने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है हमने इतिहास रच दिया था कि हमारे यहाँ पे इतने बड़ी कंट्री के अंदर जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन थी, इतने एलिजिबल जो हमारे पास वोटर्स थे, उनके साथ हमने इलेक्शंस करवाए 1952 में और बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पिटिटिव तरीके से करवाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए थे। तो ये हमने एक बहुत बड़े मतलब वो एग्जाम्पल प्रेज़ेंट किया था कि हाँ, डेमोक्रेसी जो है एक बड़ी कंट्री में भी हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? फिर हमने कहा इट वाज़ नो लॉन्गर पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कुड नॉट बी हेल्ड इन कंडीशन ऑफ पॉवर्टी और लैक ऑफ हमारी जो इस टाइम की हम लोग मानते हैं इंडिया की सिचुएशन अगर हम लोग मानते हैं, कब की बात जब हमें ब्रिटिशर्स छोड़ के गए, उस हालात बहुत खराब थे हमारे। हमारे हालात खराब थे, फिर लोगों की मतलब उससे हालत ठीक नहीं थी, साथ ही साथ पार्टीशन हो गया था, हमारे पास पैसा नहीं था, पुअर्टी थी हमारे यहाँ पे, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने हमें हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दूर रखा, एजुकेशन से दूर रखा, हर जगह से दूर रखा। तो ऐसी दो हमने एक उनको दिखा दिया हमारे यहाँ पे जो है एजुकेटेड कम है, हमारे यहाँ पे पुअर लोग ज़्यादा हैं, फिर भी हमने अच्छी तरह से जो है हमारे इलेक्शंस करवाए और यही जो कम पढ़े लिखे लोग और जो पुअर लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था हमारे इन जनरल इलेक्शंस में जो कि 1952 में करवाए गए थे। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट किया इंडिया ने जो 1950 वाले इलेक्शंस में जहाँ पे इंडिया को एक पुअर कंट्री माना गया था, अनएजुकेटेड कंट्री माना गया था, जहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी थी, उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा लिया था। तो हमारे यहाँ के इलेक्शंस ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि ये सिर्फ अमीरों के वो हैं, अमीरों के देशों में जहाँ पे लोग जो हैं अमीर है वहीं पे डेमोक्रेसी हो सकती है। तो इस चीज़ को हमने बदल के रख दिया था, ठीक है? अब हमने कहा इस चीज़ को भी हमने प्रूव कर दिया था कि इंडिया जैसी कंट्री में इतने अच्छी तरह से इलेक्शन हुए हैं, तो वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर आप चाहो डेमोक्रेसी आप उसको
पे जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस की जा सकती है डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री के अंदर। इसके लिए उसका अमीर होना, गरीब होना, एजुकेटेड होना, नॉन एजुकेटेड होना, ये सब कुछ चीजें जो है सब सेकेंडरी है। अगर आदमी चाहता है, अगर उसकी चाह है, तो वो डेमोक्रेसी ला सकता है। ये हमने उस दिन मतलब उनको प्रूव करके दिखा दिया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। ऐसा नहीं था कि कोई एक दो कंट्रीज के अंदर। जो जो लोग डर रहे थे, किस लिए डर रहे थे कि यार पता नहीं हम इलेक्शन, इससे तो नेशनल यूनिटी जो है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं लोग, वो सब चीजें हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं। अब हमने कहा हमारे यहाँ पे बहुत सारी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंस थी, हमारे बहुत सारे स्टेट्स थे, वो सब चीज़ें हमने इसमें देखी थी। अब किस तरीके से सब चीज़ें हुई वो हम देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस जो है इलेक्शन में जीत के आई। हमारे सामने क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या गड़बड़ हुई था कि जो कांग्रेस पार्टी जीत के आई है। नहीं, ऐसा नहीं था हमारे यहाँ पे। आप ऐसा कहते हो कि जिम्बाब्वे में भी तो ऐसा हुआ था, जानू पीएफ जो है बार बार पार्टी हो रही थी उसमें। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। वो तो वहाँ पे क्या है, प्री फेयर इलेक्शंस नहीं होने दे रहे थे, डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस जो है अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से जो है बार बार इलेक्ट होके जो है गवर्नमेंट बना रही थी यहाँ पे। तो हमने कहा था कांग्रेस पार्टी वन द इलेक्शन एज इट वॉज पॉपुलरली नोन एंड इट हैड इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब देखिए क्या, जब आप बात करेंगे, हम लोग 1885 में, हमारी कांग्रेस कब बन गई भाई? जब कांग्रेस बनी है, कब बनी थी? 1885 में बनी थी। 1885 में जब बनी थी तो ये ए हो ह्यूम ने बनाई थी, हमें ये भी पता है सबको। ठीक है, अब इसमें हमने देखा था कि जब ये पार्टी हमारे सामने बन के आई कांग्रेस, तो अब हमने पहले पहले इसके लिए बहुत सारी चीजें सोची थी। ये तो ब्रिटिशर्स ने बनवाई है, इसके कहने पे बनी है, ये जो है हमें सिर्फ बहकाने के लिए बनी हुई है, तो लोगों ने इसके बारे में नेगेटिव रखी। लेकिन जब हम आगे देखा तो हमने देखा नेशनल मूवमेंट जो भी हुए हैं, जो भी लोग इनसे जुड़े हुए थे, इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था किसमें? नेशनल मूवमेंट में। इसकी वजह से हमें क्या है, इंडिपेंडेंस बन पाए, मिल के आई थी। तो लोगों को लगने लगा कि आज हम इंडिपेंडेंस हमें मिली है ना, तो किसकी वजह से मिली है? हमें इंडिपेंडेंस मिली है सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह। कांग्रेस पार्टी ने जो है बहुत मेहनत करी थी, इसकी वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। तो इसलिए जो लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि उनको लगा कि आगे जो सबसे पहले निकलने का जो ना, वो कांग्रेस पार्टी ने की थी। बाकी हम लोग तो उनके पीछे पीछे चल रहे थे, रास्ता जो दिखाया था हमें कांग्रेस पार्टी ने दिखाया था, इसलिए वो पॉपुलर थी। और पॉपुलैरिटी की वजह से जो है लोगों ने उनको वोट किया था, और वो जो है पार्टी पावर में आती है। ठीक है, ये वाली सीन हो गई इसमें। में हम ऐसे नहीं देख सकते कि इन्होंने कोई डर्टी ट्रिक्स यूज की होगी या लोगों को प्रेशराइज किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि इनके सामने कोई खड़ा नहीं था, इनके सामने कंपटीशन भी अच्छा था, हमने देखा था ये चीज। ठीक है, अब हमने कहा कि जब हम लोग बात कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट हुए थे, इसके अंदर एक इकलौती ऐसी पार्टी थी ना, इसके पूरी की पूरी कंट्री में हम लोग देखेंगे इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमें जो कांग्रेस पार्टी की जो है ब्रांचेस देखने को मिल रही। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, बनते हैं, तो उन्होंने जो है बहुत इस जो भी कैंपेनिंग वाला टाइम था ना, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इस पार्टी का कैंपेनिंग की थी। प्रचार प्रसार जो है बहुत अच्छे से किया था। तो पॉपुलर थे, साथ ही साथ पूरी जगह उनके जो है ब्रांचेस हैं, और साथ ही साथ जो पॉपुलर लीडर्स थे ना, वो उनके हेड थे, और वही जो जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब जो लोग जिनको पहचानते हैं, एक सेलिब्रिटी है उनके लिए, वो अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो उस पार्टी की और पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तो सेम यही चीजें हो रही थी कांग्रेस के साथ। देखो कांग्रेस जो है जीत के फिर क्या है गवर्नमेंट बना पाती है। ठीक है, ये वाली चीजें हो रही थी। फिर हमने कहा, मतलब जो हम कहते हैं कि कांग्रेस एक्सपेक्टेड था कि कांग्रेस जीत के आएगी, क्योंकि जो नेशनल मूवमेंट में जो हुआ था, लोगों के जो दिमाग में उनकी बहुत अच्छी छवि बनी हुई थी। लग रहा था कि हाँ यार, कांग्रेस की वजह से ही हम जीते हैं, तो कांग्रेस को ही आना चाहिए। तो उन्होंने पीछे हमें इंडिपेंडेंस दिलाई, तो आगे आने वाले टाइम में भी हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा था। अब हमने कहा कि कांग्रेस जो जीत के हमारे सामने आई है, सब कुछ हुई है, तो मतलब एक सरप्राइजिंग था। ठीक है, उसमें हमने कहा कि जो टोटल हम लोग जब बात करते हैं ना सीट्स की, तो उस टाइम में हम लोग सीट्स की बात करते तो 489 जो सीट्स थी ना, और 89 सीट्स में से आप देखो 364 तो केवल कांग्रेस जीत के ले आई। बहुत बड़ी जीत थी। ऐसा नहीं था कि कोई 2-4 सीट्स के अंतर से वो जीत के आई है। नहीं, ये जीती थी इतने बड़े भारी मत से। ठीक है, तो इतनी कांग्रेस के पास में आ गई थी। फिर उसके बाद में जो है हमने कहा, अब ये कांग्रेस जैसे इतने भारी मत से जीतती है, लोकसभा के वो है, इनकी खुद की लोकसभा बनती है, फिर उसके बाद में और कोई चैलेंजर इसके सामने उस टाइम में आ नहीं सकता है। तो उस टाइम में जो है कांग्रेस की जो विक्ट्री थी वो सरप्राइजिंग थी, बहुत बड़े स्केल पे हुई थी, और क्या है, पॉपुलैरिटी की बेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे कि इस तरह कांग्रेस जो है जीत के हमारे सामने आती है। अब आगे चीजें किस तरीके से बदलती है वो हम देखते हैं। तो उस टाइम का मैप है,
तरीके से सब चीजें चल रही थी, किस तरह से इलेक्शन हुए, ये हम लोग चीजें करते हुए चलते हैं। अब हमने कहा कि क्या अकेली एक पार्टी है, क्या कांग्रेस ही थी? नहीं, कंपटीशन सारी पार्टियां थी, लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी, अपने कामों, अपनी जो हम बात करें पॉलिसीज की वजह से जो है वो जीती। अब हमने कहा क्या कांग्रेस अगर ये जीती, हमने कहा टोटल जो है कांग्रेस के पास कितनी सीट थी, उनके पास में थी टोटल 364 सीट्स, वो जीत जाती है। फिर हमने कहा अगर हम लोग बात करते हैं कि 16 सीट्स पे कौन आती है, कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती है। फिर हमने कहा कांग्रेस ऑल्सो स्कोर्ड अ बिग विक्ट्री इन द स्टेट इलेक्शन। अब साथ के साथ में जो हमने कहा कि जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं ना, वहां पे भी बहुत अच्छे मतलब उससे ये जीत हासिल करती है, स्टेट में भी इनकी गवर्नमेंट बन जाती है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आगे चीजें देखते हैं। अब हमने देखा कि मेनली आप जो सीटें देखोगे ऐसी कुछ है कि थी जहाँ पे और कोई जीते हैं, बाकी सब सीट जगह पे कांग्रेस ही कांग्रेस थी। तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कांग्रेस के अलावा कोई ऐसे जीतने वाली जगह थी, तो उनमें कुछ एक स्टेट थे, ठीक है। जैसे कि हमने कहा इट वॉन ए मेजोरिटी ऑफ सीट्स ऑन ऑल द स्टेट एक्सेप्ट जो है त्रावणकोर जो था। त्रावणकोर ये वही है जहाँ से ब्रिटिशर्स जो है ब्लैक पेपर हमारे यहाँ से जो है इम्पोर्ट किया करते थे, ठीक है। तो ये त्रावणकोर और कोचीन वाला एरिया है जो भी केरला में आता है मेनली। फिर हमने कहा मद्रास वाला है या ओडिशा है, ये वाले ऐसे एरिया थे जहाँ पे जो है कांग्रेस की पार्टी वो नहीं आई थी, लेकिन बाकी और उस पर जो है वो बहुत ज्यादा उससे मेजोरिटी से जीत जाती है, ठीक है। अब हमने कहा अब यहाँ पे भी कुछ जगह है, तो यहाँ पे भी हमने कहा क्योंकि और कोई पार्टी जीती है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पे कांग्रेस ही मेजोरिटी में रहती है, इसलिए कांग्रेस यहाँ पे जो है गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। पूरी की पूरी चीजें हो गई। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी दोनों ही जगह जो है 1952 वाले जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें जो है कांग्रेस की क्या रहती है, कांग्रेस वहां पे ठीक है, कांग्रेस की विक्ट्री हो जाती है। और हुई भी कैसे है, भारी मतों से, ठीक है। ऐसा नहीं है थोड़ी बहुत सीटों के चेंजेस में हुए थे, नहीं, यहाँ पे भारी मतों से हुई थी, जिसमें 364 जो है किसके पास थी, ठीक है। उसमें 16 कम्युनिस्ट पार्टी के पास चली गई। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं। अब इलेक्शन हो, सब जीत, अब जब उनकी गवर्नमेंट बनेगी, फिर प्राइम मिनिस्टर निकल के आते हैं, वो बनते हैं हमारे जो है जवाहरलाल नेहरू। कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू इलेक्टेड थे ना ये, इंटरमिन गवर्नमेंट वाले नहीं। यहाँ पे जो है ये इलेक्ट होके आ गए हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए 92 में। फर्स्ट हमारे पास में प्राइम मिनिस्टर आते हैं हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो हैं जवाहरलाल नेहरू। ये चीजें समझ में आती जा रही हैं, हमें इनको समझते हुए चल रहा है कि किस तरीके से हम लोग वन पार्टी डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, तो वन पार्टी किस तरीके से जीत जीत के आ रही थी, ये चीजें हमें देखनी है, ठीक है। अब ये चीजें देखिए क्या है, इलेक्शंस हुए जा रहे हैं, अब ये फर्स्ट वाले हो गए, फिर ये फर्स्ट वाले में जीत गए पॉपुलैरिटी बेसिस पर। सेकंड और थर्ड कैसे जीते भाई, क्योंकि उस टाइम में भी अभी इतना कोई कंपटीशन में उनके सामने खड़ा नहीं हो पाया। अब धीरे धीरे लोग जो है पॉपुलर होंगे, फिर वो नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में फिर जो है पार्टीज बने। सेकंड और थर्ड जो जनरल इलेक्शन उसमें भी जीत होती है कांग्रेस। जोश ये था कि हाँ, कांग्रेस ही जीतनी चाहिए, कांग्रेस हमारे लिए अच्छा कर सकती है, तो ये सारा का सारा इसमें चल रहा है। तो अब हमने कहा सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन भी होंगे, तो अब वो कब हुए, ये हो गए थे हमारे पास में 19 जो है 52 में, 5 साल और मिला लो 1957 में हो गए, फिर 5 साल और मिला दो 19, इनमें में और इनमें, तो में कौन जीत गया भैया, कांग्रेस। तो इलेक्शन में कौन आ गई। अब हमने कहा कि मोस्टली जो है चीजें हैं कि सेम चीजें वो है जो एक उसमें है, वो नहीं है कि चेंज हो रही है। अभी भी जो है हम लोग क्या ज्यादातर सीट्स किसके पास जा रही है, कांग्रेस के पास में जा रही है। अभी भी विनिंग पोजीशन पे कौन है, कांग्रेस ही है यहाँ पे, ठीक है। अभी भी उन्होंने लोकसभा के अंदर अपनी जो है सीट छोड़ी नहीं थी, कट्टा तरीके से पकड़ के रखी थी। और इसके अंदर हम ऐसा नहीं कहते कुछ गलत एक्टिविटी है, अभी भी लोगों के अंदर जो है कांग्रेस को लेके बहुत विश्वास था, उनको लगता नहीं था कि अभी ऐसे पार्टी बनकर रेडी हुई है जो कांग्रेस के सामने खड़ी हो। अब हमने कहा, अब हमने कहा कि जो कल हम लोग बोलते हैं 3/4 जो सीट थी वो सारी की सारी कौन जीत रहा था, वो कांग्रेस ने जीती थी।
मतलब अगर हम लोग बात करते हैं कि अपोजिशन की बात करते हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, जनता दल भी था, बहुत सारी पार्टी वहाँ पे, लेकिन वो लोग 1/10 जो सीट्स है ना वो भी वो जीत नहीं, मतलब इतना मजबूत उन्होंने मतलब अपना राजनीतिक वो बना रखा था, पॉलिटिकल उनका रीना इतना स्ट्रांग था कि मतलब 1/10 पे भी सारे ओपोजिशन पार्टीज जो है वो जीत नहीं पाती है। इतना अच्छा उनकी अभी भी लोगों का विश्वास है उनके, ठीक है। अब भैया ये तो हो गए हमारे लोकसभा इलेक्शंस, अब हम बात करते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो थे। अब हमने कहा कुछ अब धीरे धीरे देखिए लोगों को नई नई चीजें भी चाहिए यार, हो सकता है अगर हम कुछ नया ट्राई करते हैं, नई कोई गवर्नमेंट हम ट्राई करते हैं, हो सकता है हमारा डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, इसलिए भी लोग नई तरफ जाने लग जाते हैं। कुछ जगह ऐसी थी स्टेट असेंबली हो रहे थे, तो कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे कुछ केसेस में जो है उनको मेजोरिटी नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं जो है में कौन थी, ये भी यहाँ पे में कांग्रेस ही, ठीक है। अब हमने कहा अब हम बात करते हैं कि फोर्थ जो है वो अभी भी किसके पास है, वो अभी भी कांग्रेस के, कोई भी अपोजिशन ऐसी नहीं है जो अभी तक 110 सीट्स भी जीत पाई हो, ठीक है। ये हमारे सामने आ गई। दूसरी चीज हम लोग बात करें, अब जो है कई ऐसे केसेस थे, कुछ 6 केसेस थे जिसमें हम लोग मान लेते हैं केरला, तो सेकंड जनरल इलेक्शंस हुए हमारे यहाँ जो 1957 में हुए थे, उसके अंदर क्या है क्लियर इनको मेजोरिटी नहीं मिल पाती है कांग्रेस को। उसके बाद में क्या होते हैं, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती है उनके साथ में कॉलिशन गवर्नमेंट बना, समझ लो भैया कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होता है। कॉलिशन मतलब होता है गठबंधन, गठबंधन मीन्स होता है अगर मान लो किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, उस केस में वो क्या करते हैं, किसी दूसरी उनके साथ में अलायंस बनाते हैं और फिर उसके में गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको हम कॉलिशन गवर्नमेंट, तो वहाँ पे जो है क्लियर मेजोरिटी किसी को नहीं मिलती है, उस केस में जो है कांग्रेस सीपीआई के साथ में मिलके गवर्नमेंट बनाती है, कॉलिशन गवर्नमेंट, वहाँ गठबंधन सरकार हमारे सामने बनती है, वो बनती है 1957 में, और कहाँ बनती है, वो बनती है केरला के अंदर। कौन सी पार्टी के साथ में कॉलिशन होता है, वो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है कि कॉलिशन गवर्नमेंट किसके साथ बनाई थी, सीपीआई के साथ में बनाई थी, और कब बनाई थी, केरला में 1957 में, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से याद करते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना है। अब जब जैसे इलेक्शंस वगैरह आए जा रहे हैं, में कई चीजें आप ये देखोगे, कैंपेनिंग होती है, कांग्रेस ये करेगी, कांग्रेस वो करेगी, बीजेपी ये करेगी, तो ये सीन सब जगह होता था, ठीक है। लेकिन अभी जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो विन करती है, और उस टाइम में पॉपुलैरिटी के मामले में कांग्रेस सबसे आगे थी, इसलिए वो 3 जनरल इलेक्शन में लगातार जो है गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि, लेकिन हम लोग जब बात कर रहे हैं कि हर जगह हम लोग बात करेंगे हर 4 सीट में से 3 सीट कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन हम लोग जब बात करते हैं ना उसमें, अब जैसे इस वाली हम चीज समझने को, हमने कहा हर 4 सीट में से ना एक सीट किसके पास में हो रही थी, मतलब 3 सीट जो है हमेशा किसके पास जा रही है, कांग्रेस के पास जा रही है, लेकिन उसको वोट्स आधे भी नहीं मिल रहे हैं। रीजन क्या हो रहा है कि जो अपोजिशन है उनके पास में वोट बट रहे हैं, तो वोट जो है आधे भी नहीं मिले उनको, यानी कि अब धीरे धीरे पॉपुलैरिटी तो कम हो रही है ना, धीरे धीरे अब लोगों का विश्वास यूं हो रहा है। लेकिन जब हम 1952 वाली बात करते हैं, जब फर्स्ट हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, तो कांग्रेस को 45% जो है टोटल वोट्स मिले, बट इट मैनेज टू विन 74% ऑफ द। अब हमने कहा ये चीजें इस तरीके से मैनेज होती है क्योंकि वोट बट जाते हैं ना आगे, सीट तो कांग्रेस के पास आई है, लेकिन वोट की अगर हम बात करते हैं, वोट्स बट जाते हैं अलग अलग पार्टीज, ठीक है। फिर हमने कहा जो सोशलिस्ट पार्टी थी, सेकंड नंबर पे जो पार्टी आएगी वो है हमारे पास में एसपी पार्टी, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी जो थी, टर्म्स के मामले अगर वोटिंग से अगर देखते हैं ना वोट्स के मामले में, तो वो ना 10% से ज्यादा उन्होंने पूरे उसमें करी थी, ठीक है। लेकिन वोट्स उनके पास ज्यादा है लेकिन सीट्स कम है। रीजन क्या होता है, क्योंकि वहां पे वही है कि मेजोरिटी जहाँ पे पूरे एरिया वाइज जब काउंट की जाएगी, तो उसमें हमेशा किसकी ज्यादा हो रही थी, कांग्रेस की ज्यादा हो रही थी। वोटिंग के मामले में देखोगे तो सोशलिस्ट पार्टी के पास भी अच्छे खासे वोट आ रहे हैं, लेकिन वोट क्या है, किसी एक बहुत सारी पार्टीज हैं, सब में थोड़े 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 वोट जो है बट जाते हैं, लेकिन जिसके पास ज्यादा वोट होता है वो विनिंग हो जाता है और सीट उसके नाम हो जाती है। इस तरीके से क्या हो रहा था, ये चीजें हो रही थी वहां पे। तो केवल 3% सीट थी जो सोशलिस्ट पार्टी को मिली थी। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, इस तरीके की जो सिस्टम हो रहा है हमारे यहाँ पे, इन द सिस्टम ऑफ इलेक्शन दैट हैज बीन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री। अब हमने कहा
द पार्टी दैट गेट्स मोर वोट्स देन अदर्स टेंड्स टू गेट मच मोर देन इट्स प्रोपोर्शनल शेयर। अब इसमें हर चीज है कि एक प्रोपोर्शनल शेयर होता है, उतने वोट्स अगर उसको मिलेंगे तो वो जो है उस सीट पे उनकी गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है। अब इसकी इस बेसिस पे, क्योंकि उनको क्या हर जगह वोट ज्यादा मिल रहे थे अलग वाले के बेसिस पे, इसीलिए क्या हो रहा था, वो हर जगह हर सीट को जीतते हुए जा रहे थे और इनके लिए बहुत अच्छा फेवरेबल चीज हो रही थी कि इस तरह का सिस्टम हमारे इलेक्शन में किया जाता था कि यहाँ पे हर सीट पे नंबर ऑफ वोट्स किसको ज्यादा मिल रहे हैं उस बेसिस पे कांग्रेस को जिता रहे थे, ठीक है। वो नहीं देखा जाता कि वे कितने परसेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ज्यादा कितना है उस अकॉर्डिंग देखते थे। द वोट्स ऑफ ऑल द नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स वर एडेड इट वाज मोर देन द वोट्स ऑफ द कांग्रेस। ये मैंने आपको कहा जो वोट्स बटे हुए हैं, एक तरफ है कांग्रेस, ठीक है, इनके पास कांग्रेस इधर और इधर है नॉन कांग्रेस, ठीक है। नॉन कांग्रेस में अगर मान लो कि 10 मतलब 3 पार्टी का एग्जांपल लेते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो है इनको हम बात करते हैं तो इनको 45 वोट मिले, ठीक है। और यहाँ पे अगर इनको मिला के बात करते हैं 20 इनको मिले, 20 इनको मिले, ठीक है। और यहाँ पे भी मान लो कितने मिल गए इनको, हमने कहा यहाँ पे 40 और ये हो गए यहाँ पे 15 मान लो, ठीक है। अब हमने कहा 80 ये हो गए पूरे, तो अब इसमें हमने कहा इधर 45 है, इधर 45 वोट है, इन तीनों को मिलाओगे तो आपके पास कितने हो गए, 55 हो गए। तो यानी कि अब अगर आप इन सबको ये एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं नॉन कांग्रेसी सारे के सारे, तो इनके पास 55 वोट्स आ रहे हैं और इनके पास 45, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग पार्टी है, ये अलग पार्टी, ये अलग पार्टी, ये अलग पार्टी, और यहाँ पे ये कांग्रेस क्या पूरी एक पार्टी है, इसको 45 वोट मिले हैं और ये उसमें है, इसलिए यहाँ पे विनिंग पोजीशन पे कौन होगा, कांग्रेस जीत जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग अगर वोट्स की बात करते हैं तो कांग्रेस का बाकी और अगर कंपैरिजन में देखा जाता है तो उनसे इनके पास में कम वोट होते हैं अगर उन सबके वोट को मिला दिया जाता है, लेकिन ये अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से मतलब यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हैं तो उनके पास वोट बटे हुए हैं और कांग्रेस जो अकेली है तो उसके पास में है, इसलिए ये हमेशा ये चीज उसके फेवर में रहती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई स्टोरी। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगर हमने कहा ये सारी चीजें हो गई, बस यही वाली चीज है इसके अंदर पूरी की पूरी, हमने कह दिया कि अकेला एक तरफ कांग्रेस रख दो एक तरफ नॉन कांग्रेसी रख दो। तो कांग्रेस के पास में अगर 45 वोट्स का हमने क्राइटेरिया बनाया, इधर हमने 55 का बनाया, तो अगर वो नॉन कांग्रेसी पार्टी को हम लोग एक मान लेते हैं तो उनके वोट ज्यादा होते थे कांग्रेस से, ठीक है। तो इस केसेस में वो हार जाती अगर, लेकिन वो खुद अलग अलग राइवल पार्टीज में बटे हुए हैं तो इसलिए उनके कोर्ट जो उनके वोट्स हैं उनको एक साथ मिलाया नहीं जाता है और ये चीज फेवरेबल होती है किसके लिए, कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस जीतती जाती है, ठीक है। अब आगे की जो चीजें, अब कांग्रेस को हमने देख लिया, कांग्रेस हमारे यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर उसके बाद नेशनल जो है मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1950 पे, फिर उसके बाद में हमने कहा कि 57 वाले, फिर 62 में वो विनिंग में रहती है। तो इसके साथ साथ में हमने कहा, मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हमारे पे वन पार्टी सिस्टम था, हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम था, हमारे यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज थी और वो कंपटीशन में भी थी, वो खड़ी भी हो रही थी, लेकिन पॉपुलैरिटी बेसिस पे कौन जीतता जा रहा था भैया, वो जीत रही थी कांग्रेस, ठीक है। अब हम लोग और पार्टीज को देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने एक पार्टी को देखा हमारे यहाँ पे, अब दूसरी पार्टी हमारे पास में एसपी पार्टी, मैंने आपको बताया था, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी हमारे यहाँ पे, है ना। इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1934 में, 1934 में सोशलिस्ट पार्टी जो है इसकी फाउंडेशन रखी गई, ये याद कर लेना भैया बड़े अच्छी तरीके से, ठीक है। हमने कहा द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म, पहले ये सोशलिस्ट पार्टी प्लस जो हमने कहा कांग्रेस, ये दोनों साथ में थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। फिर 1934 में जाके जो है इनका जो है वो हो जाता है, जब हम लोग बात करते हैं ये जब फॉर्म होती है कांग्रेस के साथ में 1934 में, फिर उसके बाद में ये कांग्रेस अलग हो जाता है, इनके बीच में स्प्लिट हो जाता है और ये 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर हमने कहा द पार्टी बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब ये देखिए सोशलिज्म, सोशलिज्म हमने जब बात करते हैं सोशलिज्म बहुत बड़े स्केल पे हमने क्लास 10th में अच्छे से डिस्कस कर रखा था, हाँ 9th में डिस्कस कर रखा था, सॉरी, जब रशिया का पूरा हम सोशलिज्म पढ़ते हैं इस बारे में चीजें डिस्कस की गई थी कि किसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के वो लोग खिलाफ थे, उन्होंने कहा किसी एक के हाथ में प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जिससे जो हम डिस्क्रिमिनेशन हम लोग देखते हैं वो हमें कम से कम देखने मिलेगा। तो ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी इसकी आइडियोलॉजी यही थी कि वो बेस किस पे थी, वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज पे थी,
कि फ्रीली सबको ट्रेड करना चाहिए, फ्रीली सब आराम से अकेले काम कर सकते हैं, उसमें कोई किसी एक की जो है डोमिनेंस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये थॉट्स थे किसके? सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। पार्टी बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दिस डिस्टिंग्विश्ड इटसेल्फ द कांग्रेस एंड द कम्युनिस्ट। अब ये अपने आप में ही अलग थी, ना ये कांग्रेस थी और ना ये क्या थी? कम्युनिस्ट थी, ठीक है। हमने फिर आगे कहा द पार्टी वेंट इनटू मेनी स्प्लिट विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज। फिर आगे जाके ये बहुत सारी नई पार्टीज में जो है क्या बट जाती है? अभी हमने कहा कि आगे जाके बहुत सारी पार्टीज में और बढ़ जाएगी। इसके लीडर्स का नाम ध्यान रखना, अच्युत जो है पटवर्धन साहब थे, जेपी नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव जी थे, राम मनोहर लोहिया जी थे। तो ये सारे के सारे इसके अंदर जो है ये इनके लीडर्स थे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग एक लोहिया जी के बाद में एक हमारे पास एसएम जोशी जी थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो लीडर्स थे ना ये इंपॉर्टेंट थे। सोशलिस्ट जो पार्टी है फाउंडेशन 1934 में रखी थी, सोशलिज्म आइडियाज के ऊपर बेस थी। इसके अंदर बाद में जाके इस पार्टी के बहुत सारे जो है स्प्लिट हो जाते हैं। इनके मेन जो लीडर्स के बात हम लोग करते हैं तो अच्युत पटवर्धन जी है, जेपी नारायण है, आचार्य नरेंद्र देव जी है, राम मनोहर लोहिया जी हैं, एसएम जोशी जी हैं। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, इनको हमें याद करते हुए चलना है भैया। लीडर्स भी हमें बहुत अच्छे से याद करने हैं। इनकी जो है आइडियोलॉजी जो है बेस थी किस पे? सोशलिज्म, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह हमें और उस टाइम की जो जो थी ना की बड़ी पार्टीज थी तो हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। हाँ, कि मतलब अब मैंने कहा कि कांग्रेस का जो ये डोमिनेंस चला रहा था, अब वो का नेचर क्या था? मैंने आपको कहा कि वो क्या गलत तरीके से तो नहीं थी, इन्फ्लुएंस तो नहीं करती थी, लोगों को प्रेशराइज तो नहीं करती थी, वन पार्टी सिस्टम था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। में क्या क्या चीजें थी डिस्कस करते हुए चलो, ठीक है। अब हमने कहा कि हमारे यहाँ पे ऐसी कोई इकलौती कंट्री नहीं है। ये सब जगह ही था कि स्टार्टिंग में जो थी वन पार्टी डोमिनेंस था, क्योंकि लोगों को एक तो ऑप्शंस कम थे ना, लोग धीरे धीरे सीख रहे थे। जो पार्टी पहले से एक्टिवेट थी वो जो है पार्टी बना रही थी यहाँ पे। तो हमने कहा इंडिया वॉज नॉट द ओनली कंट्री टू एक्सपीरियंस पार्टी डोमिनेंस, बट द डिफरेंस इज इन इंडिया डेमोक्रेसी वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज। लेकिन कहीं पे भी वन पार्टी डोमिनेंस के तहत जो है हमारी डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई कि हमें हमारी जो है पार्टी बनाए रखनी है इसलिए हम डेमोक्रेसी को ताक में रख देते हैं। ऐसा नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे। हमने ध्यान रखा था कि डेमोक्रेसी का कोई भी फीचर जो है वो खतरे में नहीं होना चाहिए। हमें उनको साथ में लेते हुए लोगों की डिग्निटी को बनाए रखते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हुए हमें वन पार्टी डोमिनेंस बना के रखना है। तो ये यहाँ पे स्पेशल, ठीक है। दूसरे हमने बात करते हैं, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं चाइना है जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, क्यूबा है, हमने कहा सीरिया है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे चीज ही एक ही कि वहाँ पे होती है वन पार्टी सिस्टम है, सिंगल पार्टी सिस्टम होता है वहाँ पे। वहाँ पे कंपटीशन जैसी कोई चीज नहीं होती, लोगों के पास में कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। एक आपको पता होता है कि हाँ भैया पनीर खाओगे, पालक खाओगे या तुम लौकी खाओगे, तो आपको है कि आप चॉइस कर सकते हो उसमें। लेकिन आपको कह ही दिया गया भैया ये है पालक की सब्जी, खानी है तो खाओ, नहीं खानी है तो मत खाओ। ऐसा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ पे है ऑप्शंस थे, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, आप जिस चॉइस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं आप उनको इलेक्ट कर सकते हो ना। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं। फिर हमने कहा जो चाइना, क्यूबा और सीरिया है वहाँ पे तो केवल सिंगल पार्टी सिस्टम ही था। और हमने म्यांमार है, बेलारूस है, इजिप्ट है, हमने कहा इरिट्रिया है, वहाँ पे तो हम लोग देखते हैं कि कई सारे सिस्टम ऐसे थे कि वहाँ पे लीगल और मिलिट्री मेजर्स के हिसाब से जो है वो वन पार्टी स्टेट्स थे, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे डोमिनेंस जो था वन पार्टी का था चाइना, और उसमें तो सिंगल पार्टी रूल ही था। और यहाँ पे की जो था, यहाँ पे क्या है मिलिट्री और लीगल मेजर्स की वजह से एक पार्टी का ही रूल चला रहा था। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है लोगों की मतलब बोल सकते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमेशा आ रही थी। लोग चाह रहे थे कि कांग्रेस आए, इसलिए कांग्रेस आ रही थी ना। उसमें अंदर कोई भी डेमोक्रेसी के खिलाफ जाके कुछ भी नहीं किया गया, कोई उसके फीचर्स को जो है हैम्पर नहीं किया गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे और बाकी कंट्रीज की वन पार्टी सिस्टम के अंदर फर्क था डोमिनेंस के अंदर, ठीक है। वहाँ पे कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है कि आपको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी, कभी नहीं कहता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप फ्री हो, आप चाहो जिस पार्टी को आप इलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे फर्क था। हमारे कहा कि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस भी हो रहे थे प्रॉपर तरीके से, बहुत सारी पार्टीज के कैंडिडेट भी खड़े हो रहे थे, यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हो रहे थे। फिर भी जो है कांग्रेस जीत रही थी तो वो जीत रही थी ना, उसमें कोई भी ऐसी गलत वाली बात नहीं थी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो है जानू पीएफ जो पार्टी थी उसकी तरह कर रही थी या कम्युनिस्ट पार्टी की तरह कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग जो है अपनी मतलब अच्छे कामों की वजह से जो है हर बार इलेक्ट होके आ रहे थे और उनकी गवर्नमेंट बन रही थी, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये चीजें हो गई थी।
अब हमारे यहाँ के डोमिनेंस और जो अफ्रीकन जो नेशनल कांग्रेस थे उनके अंदर भी भैया थोड़ा सिस्टम था कि ठीक है, अब इसमें हमने देखा मैनी पार्टीज कॉन्टेस्टेड, जो हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो पार्टीज है वो इलेक्शन लड़ भी रही है, ठीक है, पहली चीज हो रही है ये चॉइसेस है लोगों के पास में। दूसरा हमने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हो रहे हैं, दूसरा फीचर भी हमारे डेमोक्रेसी का फुलफिल हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, अगर ये जीत रही है तो वो किसके बाद में जीत रही है, वो इलेक्शन के बाद। हम सारे फीचर्स हमारे फॉलो हो रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि बस यूं कह दिया कि हाँ भाई एक तरह का रेफरेंडम है, यस और नो लिख दो, ऐसा थोड़ी था। सबके इलेक्शंस हो रहे हैं, बकायदा बैलेट पेपर आ रहे हैं, उसमें से आपको चूज करना, वो सब कुछ प्रोसेस से प्रोसेस हो रहा था। कहीं पे भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा ना कि कोई भी डेमोक्रेसी का कोई फीचर जो है एम्पर हो रहा है, नहीं हो रहा था। तो हम लोग इसको गलत कह ही नहीं सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पे कुछ मुगाबे की तरह काम हो रहा है या साउथ अफ्रीका की तरह काम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। दिस वॉज सिमिलर टू द डोमिनेंस द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हैज एंजॉयड इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द एंड ऑफ। सेम ऐसी की ऐसी चीज जो है, अपर्थाइड खत्म हो गया है, अपर्थाइड सिस्टम खत्म हो गया, नेल्सन मंडेला जो है वो आ चुके हैं, सब चीजें वहां पे भी हो रहा है। नेल्सन मंडेला को आदमी सबने इलेक्ट किया है, तो वहां पे कोई हम ऐसे थोड़ी हो सकता है नहीं वो गलत है, नहीं भाई, बड़ा अच्छी तरीके से सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो रहा है, इलेक्शंस प्रॉपरली हो रहे हैं, सारे फीचर्स को ध्यान में रखा जा रहा है। इसलिए हमने कहा कांग्रेस का नेचर कहीं पे भी गलत नहीं था। अपर्थाइड वर्ड का मतलब तो पता है ना, हमें डिस्क्रिमिनेशन था कि कास्ट बेसिस के ऊपर ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने किया था उसको अपर्थाइड कहा गया था। जो साउथ अफ्रीका के अंदर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था मेजोरिटी और माइनॉरिटी के अंदर, जो व्हाइट्स जो माइनॉरिटी थी वो ब्लैक्स मेजोरिटी को हर जगह डिस्क्रिमिनेट करती थी, तो अपर्थाइड कहा गया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब हमने कहा ये जो कांग्रेस पार्टी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमने कहा ना सक्सेस हो रही है, उसकी जड़ें ये थी क्योंकि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था, और जो जो वादे उन्होंने करे थे वो सारे वादे उन्होंने पूरे किए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसलिए लोगों के अंदर विश्वास है कि हाँ, उन्होंने कहा था कि हम आपकी इंटीग्रिटी वो बना के रखें, इंटीग्रिटी बना के रखी उन्होंने कहा डेमोक्रेसी लाएंगे, डेमोक्रेसी लेके आए, इलेक्शंस प्रॉपर तरीके से हुए, तो सब चीजें हो रही थी, जैसी बनी हुई है उसमें आराम से, चलो बढ़िया भैया काम हो रहा है। तो हमने कहा कि कहीं पे भी कुछ गलत नहीं है, जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस है ना, इसके पीछे क्या है, लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया था। इसलिए जो है ये कांग्रेस पार्टी 1952, 1957 और 1962 के इलेक्शंस में जो है भारी मतों से जीत के सामने आती है। तो एरा ऑफ जो हम लोग बात करते हैं बाकी देशों की जैसे चाइना वाइना की तरह नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रॉपर जो है पूरे चीजें यहाँ पे फॉलो की जाती है। अब आगे की तरफ सिचुएशंस देखते हैं कि आगे क्या चल रहा है। अब इलेक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन सी पार्टीज हैं उसमें था अभी। अब हमने ये देख रहे हैं कि नेचर क्या था कांग्रेस का, कहीं डोमिनेटिंग तो नहीं था, कहीं वो लोगों को प्रेशराइज तो नहीं किया, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है। अब हमने कहा जो कांग्रेस की जो चीज़ें थी पहले, मैंने पूरा कहा हर चीज़ जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें वो जीत रहे हैं, फिर उसके अंदर हर चीज़ जो है लोग किस को हर चीज़ को जो भी कैंडिडेट खड़ा होता था ना उसको ऐसे जोड़ते थे, हाँ यार इसका तो जो पूर्वज थे या जो पहले वाले थे उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट थे उनमें बहुत अच्छी तरह से काम किया था, हर स्ट्रगल में आगे खड़े थे, अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी, और आज वो इलेक्शन वो जीत रहे हैं, तो उन्होंने हमारे लिए इतना किया, तो आज हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको जिताएं और हमारी गवर्नमेंट वो चलाएं, ताकि जो जिन्होंने हमें दिलाई आज़ादी, वो आज़ादी का महत्व बहुत अच्छे से समझते होंगे और हमें आगे भी हमें पूरे पूरे राइट्स दिलाने में हमारी बहुत मदद करेंगे। इसलिए जो ये कांग्रेस को आज लोग जिता रहे थे, उनके कैंडिडेट जीत रहे थे, उसके पीछे ये आइडियोलॉजी थी, मतलब ये सोच थी लोगों की, सिटीजन्स की ये सोच थी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, फ्रीडम स्ट्रगल्स में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमेशा फोर फ्रंट पे खड़े रहे, वो पीछे नहीं खड़े थे, मरने से नहीं रह रहे थे, इसलिए वो उनको बार बार जिताते हुए जा रहे थे। फिर हमने कहा जब हम बात करते हैं इलेक्शन की बात की, उस टाइम तक खुद एक कांग्रेस जो थी ना वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी, बहुत बड़ी थी, ब्रांचेस पूरे इंडिया में फैली हुई थी, और मतलब सारे के सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वेल नोन लीडर्स थे, वो सारे के सारे जो है वहाँ पे कैंपेनिंग में थे। इसलिए इस चीज़ हम समझ सकते हैं कि ये जो एक तो थी, अब वो पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में उतरने की कोशिश कर रही थी, और ये कांग्रेस पार्टी तो कब से ही मैदान में है। एक्सपीरियंस और अनएक्सपीरियंस के बीच में तो बहुत बड़ी खाई हो जाती है ना, जो चीजें उनको करनी थी वो ऑलरेडी कांग्रेस कर चुकी थी, उनकी खुद की ब्रांचेस थी, कैंपेनिंग हो रही थी, सब उनके चेहरों को पहचानते थे, तो इसलिए जीतना ही था ना, तो ये सब चीजें इसमें हो रही थी। द कांग्रेस वाज ऑलरेडी अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी एंड बाय द टाइम द अदर पार्टीज कुड इवन थिंक ऑफ अ स्ट्रेटजी,
एंड द कांग्रेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स कैंपेनिंग। अब यहाँ पे सिचुएशन अब देखो, एक पार्टी भी बनी, अब उन्होंने अदर पार्टीज बना रहे हैं, अब उनके लीडर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब लीडर्स बनाने के बाद में फिर वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा लीडर चुनो जिसको लोग जानते हो, फिर उसके बाद में वो जो है फिर अपने सारे लीड वो मतलब स्लोगन्स भी बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में वो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। तो अब ये जो काम ये कर रहे हैं ना, वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं, कांग्रेस तो कर लिए है। जब ये काम कर रहे हैं ना, उस टाइम में तो उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी, प्रचार प्रसार में लग गए हैं वो तो मतलब कितना फर्क आ गया ना। एक यहाँ पे वो बना रहे हैं सारी स्ट्रैटेजीज, यहाँ पे उन्होंने बना ली है, और वो अब क्या अपना प्रचार कर रहे हैं, तो इतना फर्क आ चुका है उसमें। अब हम लोग चलते हैं, अब जो कांग्रेस है इस तरीके से कर रही है, उन्होंने क्या किया है। अब पहले उन्होंने काम किए हैं, उनके बेसिस पे अब उनको बेनिफिट्स तो मिलने ही थे ना, एडवांटेजेस तो मिलनी ही थी। तो अब इसने कहा है द कांग्रेस एट द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक by the time of independence the party had not only spread across the length and breadth of the country as we had seen in the maps, but also had an organizational network down to the level अब लोकल लेवल। अब मतलब क्या है, हर एक आदमी से जुड़ना पड़ता है। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो हर आम जन, हर एक आम घर, एक आम गांव, हर कोई उस पार्टी को जानता था, और साथ ही साथ जो है उन चेहरों को पहचानता था जो उनके पॉपुलर चेहरे थे। तो इसलिए अब ये क्या, इसका फायदा उनको मिलना ही था सबसे पहले, वो एडवांटेज उन्होंने उठाया, क्योंकि ये जो है एक केवल एक ऐसी पार्टी थी जिसको हर कोई जानता था, ठीक है। तो इसका फायदा उनको उठाना था, और बाकी पार्टीज को अब धीरे धीरे लोग जान रहे थे, उनको तो बताना पड़ेगा कि हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, जबकि तो उनको ऑलरेडी जानते थे, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो थे, ये सारे जो पॉइंटर्स थे ना, इसने कांग्रेस पार्टी को जो है पावरफुल पार्टी बनाया, ठीक है। देखिए, एक पहले हमने कहा कि इसमें सारे के सारे जो थे फ्रीडम स्ट्रगल में फोर फ्रंट पे खड़े थे। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जब लोग बाग स्ट्रैटेजी बना रहे थे, इन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी थी, जो स्ट्रगल से पहले ये उनका पूरा एडवांटेज उन्होंने उठाया, सब लोग उनको जान रहे थे, पूरे मैप्स में हम लोग लोकल लेवल तक लोगों को जान रहे थे, ये चीजें हो रही थी। ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलके जो है इस पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को क्या बना दिया था इन्होंने, है एक इफेक्टिव, ठीक है। जब कोई आता है हमारे यहाँ पे भी, कोई हीरो हीरोइन कोई आते हैं, तो हम लोग कैसे देखने के लिए जाते हैं, हम लोग हर चीज में आगे जाते हैं। तो ये जब ये कांग्रेस पार्टी की कैंपेनिंग होती थी, लोग बड़े उससे देखने के लिए जाते थे, क्योंकि उनको जानते थे कि अरे वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो ये हैं, वो लीडर्स हैं, वो लीडर आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको देखने के लिए लोग जाना चाह रहे थे। तो यही सब चीजें यहाँ पे मतलब ये सारे जो फैक्टर्स थे ना, ये बड़ा इफेक्टिव बना रहे थे किसको, कांग्रेस पार्टी, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट रोल का देख लेते हैं हम लोग। आगे का है कि किस तरीके से एक एरा चले आ रहा है कि कांग्रेस जो है डोमिनेट कर रही है 1957 टू, लेकिन फिर इसके बाद में जो है हमने कहा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका भी जो है एज ए पोजिशन पार्टीज जो है इमर्ज हो रही है वहाँ पे। कहा कि एक पार्टी के बारे में हमने थोड़ा सा नॉर्मल डिस्कशन किया था, उसके अलावा हमने कहा बहुत सारी ऐसी पार्टीज है जो अब जो है उनके अपोज में खड़ी हो रही है, पोजीशन पार्टीज के रूप में आ रही है, जो भी जो है रेगुलर बेसिस इलेक्शंस होते हैं उनमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, हर चीजें कर रही है। तो हम लोग को पढ़ते हैं किस तरीके से अपोजिशन जो पार्टीज थी उनका इमर्जेंस किस तरीके से हुआ था ना, किस तरीके से ये कौन कौन सी पार्टीज राइजन किस तरीके से हुआ था, कहाँ से स्प्लिट हुआ, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब हम ये पिक्चर हम लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे जो है कांग्रेस है, अब इसके बाद में और भी लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं किसके लिए, कि हम भी हमारी गवर्नमेंट जो है बना सकते हैं। तो अब हम इसमें ये वाला डिस्कशन करेंगे कि अपोजिशन पार्टीज जो है कौन कौन सी किस तरीके से है, वो हम उसमें पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब हमने कहा कि बहुत सारे स्प्लिट्स वगैरह हो रहे थे, एक पार्टी है उसके अंदर से भी बहुत सारी पार्टीज जो है स्प्लिट हो के आ रही है, ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ के रखा है कि स्प्लिट होते हैं, जो है लेफ्ट पार्टीज, लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, ऐसी पार्टीज अलग अलग थी। हमने कहा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक जो है सेंट्रलाइज्ड वो थी, ठीक है। इसके अंदर हम लोग यही चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग चीजें देखते हैं ना, अब अगर हम चीजें देखने के चलते हैं तो इंडिया हमारा बहुत डाइवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत बड़ी कंट्री है। हमने अभी पढ़ा कि हमारे यहाँ पे जो 17 करोड़ जो है एलिजिबल वोटर्स थे, सबके थॉट प्रोसेस अलग है, डाइवर्सिटी अलग है, कल्चर अलग है, सब चीजें हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो उसमें हर चीज उसमें होती है, मैटर करती है कि वहाँ पे डाइवर्सिटी किस है। तो हमने कहा इंडिया हैड अ लार्जर नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज देन मैनी अदर मल्टी
पार्टी डेमोक्रेसीज, हमारे यहाँ पे भी मल्टी पार्टी जो डेमोक्रेसीज होती है, देखिए एक तो होती है जिसमें हमने कहा सिंगल पार्टी होती है, एक होती है टू पार्टी सिस्टम होता है, तीसरा हमारे पास में जो मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम अलग अलग हर डेमोक्रेसी में हमें मिलते हैं कि भाई ये सिस्टम हो सकता है इसमें। जो सिंगल पार्टी सिस्टम होता है उसमें क्या है कि एक ही पार्टी है, जैसे हमने कहा कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, यहाँ पे आप देखोगे तो कोई दूसरा हमारे पास पोजीशन में खड़ा ही नहीं होता है, एक ही पार्टी हमेशा डोमिनेट करती रहती है, ये होता है। दूसरा टू पार्टी होती है, हमेशा जो है कंपटीशन जो होता है जो है एक के बीच में एक बस है, दो पार्टीज हमेशा जो है, जैसे मान लो अपने यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी है, दो है, वही दोनों आपस में खड़ी होगी, दोनों में से एक कोई जो है हर बार जीत के बन जाता है, ठीक है। तो ये टू पार्टी सिस्टम में हम लोग मानते थे, और कोई पार्टी जो आनी है मल्टी पार्टी सिस्टम में है, जिसमें जो है हमें बहुत सारी पार्टीज मिलती है, नेशनल लेवल पे अलग पार्टीज मिलेगी, ठीक है। फिर हमने कहा जो है स्टेट लेवल पे अलग मिलेगी, रीजनल पार्टीज अलग मिलेगी, तो इस तरीके से क्या अलग अलग पार्टी सिस्टम यहाँ पे देखने को। हमारे यहाँ पे हम देखते हैं जिस तरह के मल्टी पार्टी जो डेमोक्रेसीज होती हैं, उसकी तरह हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी पार्टीज हैं, मतलब किसी एक के बीच में कॉन्टेस्ट नहीं होता है। जब इलेक्शंस होंगे तो बहुत सारी पार्टीज जो है आपस में जो है इलेक्शन लड़ती है, उनके बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हम लोग देखने पड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने कहा 1952 के जो इलेक्शंस हुए थे ना, हमें ये डाइवर्सिटी जो है हमें वहाँ के इलेक्शंस में देखने को मिली थी, ठीक है। ये सारी चीज हो रही है इसके अंदर। फिर मैंने दूसरी चीज आपसे डिस्कस करी है कि भाई डाइवर्सिटी है तो बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज भी होगी। फिर हमने क्या कहा, दीज पार्टीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। हमने कहा जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके अंदर ये पार्टीज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है, ठीक है। किस तरीके से, अब मान लो कि केवल एक ही पार्टी है, मतलब कोई और पार्टी ही नहीं है, ठीक है, केवल एक कांग्रेस पार्टी थी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अगर कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस क्यों जीतने के लिए स्ट्रगल करेगी? क्योंकि उसको पता है कि मैं अकेली ही पार्टी हूँ, अगर कोई मुझे वो देने आएगा तो मुझे ही वोट देगा ना, उनके पास तो चॉइसेस ही नहीं है, उसमें तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा मैंने कहा कि अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टीज में क्या होगा कि हर पार्टी अपने आप को जो है बेस्ट दिखाने की कोशिश करेगी, जो है अपने कंट्री के जो है डेवलपमेंट में बहुत लोगों का मतलब विश्वास जीतना है ना उनको, जब विश्वास जीतना होगा तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, तो उसके अंदर क्या होता है सिस्टम चलता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होगा, जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है भाई। जीतने का मजा तो जब भी आता है ना जब बहुत सारे कैंडिडेट्स हो, अकेला आदमी खड़ा हुआ रेस में, अकेला ही दौड़ा और अकेला ही जीत गया, तो वो क्या ही उसमें हमें रोल दिखेगा कुछ भी, ठीक है। अब हमने क्या कहा, अब जो है हम लोग बात करते हैं मेनली जो भी हमारे पे नॉन कांग्रेसी पार्टीज थी। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस तो एक मेन पार्टी थी ही, फिर हमने कहा कि बहुत सारी और नॉन कांग्रेसी पार्टीज थी, अभी हम उनके बारे में आगे जो है हमारे इसी चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग जो अभी हमारे यहाँ पे जो पार्टीज हमें देखते हैं, ये रूट कहीं ना कहीं उन पार्टीज से निकल के आए हुए हैं। जैसे हमने कहा भारतीय जनसंघ था, उससे हमें भारतीय जनता दल अभी देखने को मिल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी था, उससे अभी हमें जो कम्युनिस्ट पार्टी एम वगैरह ये सारी भी दिखने को मिल रही है। तो मतलब उनके ट्रेस जो 1950 से ही उन अपोजिशन पार्टीज के हमें मिल रहे हैं जो अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई है। फिर उसके बाद में हम लोग चीजें देखते हैं, अब ये जो पार्टीज होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कहा एक फैक्टर है, डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्या होता है कि अगर कोई हम अभी मैं कुछ भी काम करूं बट मुझे कोई अपोज करने वाला नहीं होगा तो मुझे डर ही नहीं है, मैं अच्छा करने करूं चाहे बुरा करूं कोई अपोज नहीं। बट यहीं पे अगर एक अपोजिशन बैठा है जो निगरानी रखे हुए है, वो क्रिटिसाइज कर सकता है 1 मिनट में, अगर मैंने उतनी सी भी गलती कर दी, केस में क्या है आदमी अच्छे से अच्छा कोशिश करेगा क्योंकि चेक रख रहा है, ठीक है, नजर रखे हुए पूरे के पूरे, ठीक है। इसमें क्या है, दीज पार्टीज ऑफर्ड अ सस्टेन्ड एंड ऑफन प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी व्हिच केप द रूलिंग पार्टी अंडर चेक। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे जो भी चीजें ये अपोजिशन पार्टीज थी ना, ये इस तरह से रोल प्ले कर रही थी। क्या होता था, ये जो भी पॉलिसीज लेके आए कांग्रेस, कोई भी उन्होंने जो है प्रैक्टिस वगैरह करी है, कुछ भी नई चीज अगर वो कर रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है, उनको क्रिटिसाइज करने का काम किसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रूलिंग पार्टी होती है उन पे चेक रखने का काम हमेशा अपोजिशन पार्टीज कर, अगर ये नहीं होंगी ना तो काफी जो है धांधलेबाजी शुरू हो जाएगी। अभी इनके डर से कई चीजें जो है मैनेज रहती है, ठीक है। तो अपोजिशन होना बहुत जरूरी है, आदमी और बेस्ट करने की कोशिश करता है उस केस, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कि अपोजिशन पार्टी का इमर्जेंस हुआ है,
सब चीजें हो रही है, हम चीजें देख रहे हैं। तो हमने जब बात करी कि इंटर्मिन गवर्नमेंट जब चल रही थी, जब हमारे यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आई है, उस चीज में हमने देखा कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ के जो जवाहरलाल नेहरू के अंदर में जो कैबिनेट बनी थी, उसमें बहुत सारे लीडर्स थे। तो हम लोग बात करते हैं कि जब हमारे यहाँ पे इंटर्मिन जो गवर्नमेंट थी, जब वो रूल कर रही थी, उस टाइम में जब हम लोग बात करते हैं कि उस टाइम भी कांग्रेस के जो थे, उनके पोजीशन जो लीडर्स थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, यही आगे जाके भारतीय जनसंघ की रखने वाले हैं। ठीक है, ये सब लोग उसमें पोजीशन उसमें लीडर्स थे। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं ना, उस टाइम में द इंटरमिन गवर्नमेंट दैट रूल्ड द कंट्री just after the independence and the first general election included opposition leaders like डॉक्टर अंबेडकर साहब एंड द श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन द कैबिनेट। तो उसमें हमने कहा कि जब हमारे यहाँ पे इलेक्शन के बाद में इंटरमिन जो इंडिपेंडेंट के जस्ट बाद में जो गवर्नमेंट बनती है उसको इंटरमिन गवर्नमेंट कहा गया है, उसमें जो है अपोजिशन लीडर्स भी होते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अब जो है, अब हम लोग जब बातें करते हैं आगे कि जवाहरलाल नेहरू जब वो मतलब सोशलिज्म जो थे, या जो हमारी हम बात करते हैं ना पार्टी थी, हम पढ़ के आ गए ना पीछे 34 में जो पार्टी थी, वो थे तो लीडर्स थे बहुत सारे, जैसे जयप्रकाश नारायण जी है, उनको वो इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारी इन गवर्नमेंट को ज्वाइन करिए। तो हम उस टाइम की जो पिक्चर देखते हैं ना, उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो बहुत सारे हैं, इसमें सब अलग अलग उससे रिलेट करते हैं। तो इसमें वो सबको बुलाते हैं यहाँ पे, अंबेडकर साहब भी हैं इसमें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं इसके अंदर, जो है जयप्रकाश नारायण भी है। फिर हम लोग इसके अंदर आगे चीजें पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। The ability of the Congress to accommodate all interest and all aspirants for political power steadily declined. Other political parties started gaining greater influence. फिर जब धीरे धीरे देखिए सिचुएशन क्या होती है, फिर सबके इंटरेस्ट को जब वो कांग्रेस फुलफिल नहीं कर पाती है, तो फिर धीरे धीरे जो है इसके एक स्टेबिलिटी जो बार बार कांग्रेस जीती आ रही है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर उसके बाद में जब हर आदमी की देखिए, हर आदमी की एस्पिरेशंस हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। उस केस में जिनकी एस्पिरेशंस पूरी नहीं हो रही थी, उन लोगों ने अपनी अलग पार्टीज बनाना स्टार्ट कर दिया, और जो लोग ऐसे थे जिनकी एस्पिरेशन नहीं कर पा रहे थे कांग्रेस पार्टी, वो करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से क्या होने लग गया, पॉलिटिकल पार्टीज जो है सिग्निफिकेंस में आने लग गई थी। फिर हमने कहा, फिर इस तरीके से द कांग्रेस डोमिनेंस ओनली वन फेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। तो हमने कहा कि जो पॉलिटिकल हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है ना कांग्रेस का, वो एक फेज था। ठीक है, द एरा ऑफ डोमिनेंस हम लोग बोलते हैं, वन पार्टी डोमिनेंस जो है फेज था। उस फेज के बाद में बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज जो है रूल करती है, उसमें बाद में जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं, फिर दूसरी पार्टी जीत के आती है, दूसरी गवर्नमेंट बनती है, ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे की तरफ हम जब चीजें देखते हैं, जो उनकी कैबिनेट बनी थी उसमें अलग अलग लोग थे। अब आगे एक एक पार्टी को हम डिस्कस करते हैं। पार्टी हमने थोड़ा बहुत देख लिया था कि 1934 है, उसका सेक्शन है 19 में वो डिसॉल्व हो जाती है, किस तरह से कांग्रेस से मिली है, वो सब चीजें हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी हम लोग देखते हैं, ये जो पार्टी बनी थी ना, ये आचार्य नरेंद्र देव जी जो थे, उनके जो है लीडरशिप में। ठीक है, अब हम लोग जब बात करते हैं कि ओरिजिन की बात करते हैं, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी का जो हम ओरिजिन हम जो देखते हैं कि जब हमारे इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिली थी, उससे पहले के टाइम में हम जो देखते हैं कि पार्टी के हमें ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। 1934 की बात कर रहे हैं, उस समय नेशनल, ये जो नेशनल कांग्रेस के साथ में मिल जाती है, और जो ये पूरे के पूरा इंडियन स्ट्रगल चलता है, उसमें पूरा पूरा वो सपोर्ट करती है किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, द पार्टी वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देव। द ओरिजिन्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मास स्टेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। उसमें हमें पूरा का पूरा सपोर्ट देखने को मिलता है सोशलिस्ट। ठीक है, अब हमने कहा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी पहले, ध्यान रखिएगा, एक सोशलिस्ट पार्टी एसपी पार्टी, एक थी सीएसपी पार्टी जो थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, वो बनी थी हमारी कब, 1934। ठीक है, अब हमने चीजें देखी, अब हमको क्या है इनका चीजें देखते हुए, जब हमने कहा इस पार्टी करने वाले कौन, अरे थे नरेंद्र देव जी थे। ठीक है, फिर हम लोग जब बात करते हैं ये कब सेटअप हुई थी, ये हुई 35, और जब ये कांग्रेस के साथ में मिली हुई थी, तब ये थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में करते हैं, ये कुछ यंगर्स थे, वो चाहते थे कि भाई जल्दी से जल्दी है ना, हमें जो चेंजेस चाहिए, जल्दी से जल्दी हमें क्या है यहाँ पे परिवर्तन चाहिए हमारे यहाँ पे सोसाइटी में। तो लोगों ने क्या है, ये रेडिकल और जो ऐसी ये पार्टी बनाई थी। ठीक है, हर तरफ था ये रेडिकल ग्रुप और रिफॉर्मिस्ट ग्रुप के अलग अलग थे।
ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। 1948 आते आते क्या हुआ था कि जो अमेंडमेंट हुआ था कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन्होंने क्या कहा था कि अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इन 1948 द अमेंडमेंट ऑफ कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन prevented its members from having a dual party member which caused the formation of socialist party। अभी इन्होंने कहा कि भाई ये दो पार्टी में हो रहे हैं, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और एक जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, दोनों में वो रखी जा रही है वो मतलब जितने भी कांग्रेस लीडर्स हैं वो उसके भी वो हैं मेंबर्स हैं और इधर भी इसके, तो बोले ये इस तरीके का सिस्टम है जो है ड्यूल पार्टी मेंबरशिप है ना, की वजह से क्या हुआ फिर बाद में जाके डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले लोग जो थे पार्टी उससे अलग हो जाती है और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ठीक है, अब ये मतलब सोच का आइडियोलॉजीज का फर्क है, स्प्लिट्स हमें देखने को मिले थे। 1934 में बनी हुई पार्टी जो 1948 में जाके डिसॉल्व हो जाती है, बाद में वो एक सोशलिस्ट पार्टी बन जाती है। ठीक है, ये हम सोशलिस्ट मतलब हमें मेन मेन चीजें देखिए, एक तो लीडर्स हमें याद रखने, हम चाहे तो उनके बारे में डीप पढ़ सकते हैं, बट इतना आपके लिए जरूरी नहीं है, हम फर्दर लेवल्स पे है ये आगे चीजें देखेंगे। अब हमने कहा स्टार्टिंग की जब हम बात करें, जब 1948 की जब कांग्रेस से अलग हो जाती है, उस टाइम में जो इनकी परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी नहीं रहती है, तो इतनी कोई मतलब हम बोलते हैं कि इतनी कोई इम्प्रेस मतलब डिसअपॉइंट वाली कोई हाई लेवल की वो नहीं थी, लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज हो उसको लेकर, ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे हालांकि वो जो है ये जो रहता ना लोग जो इम्पैक्ट पड़ना, ठीक है, सब चीजें हम लोग समझते हैं। कैपिटलिज्म क्या होता है कि सब लोगों का भला होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वो सब हम क्लास 9 रशिया में जो चीज थी थोड़ा बहुत तो मतलब हम लोग कहते नहीं पूरा याद होगा, बट कुछ एक चीजें हमें याद होगी। ठीक है, socialists believed in the ideology of the democratic socialism which distinguished them both from the Congress as well as from the communist। अब हमने कहा सोशलिज्म क्या है, कम्युनिस्ट भी है, ठीक है, और उसके अंदर हमने कहा कि जो सोशलिस्ट जो थे ना वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, एक हमने कहा कि कम्युनिज्म से बिल्कुल अलग कर देते हैं किसको, कांग्रेस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या बात करें, सोशलिस्ट वो लोग होते हैं जो कि डेमोक्रेटिक। ठीक है, आगे हम लोग चल रहे हैं। अब उनको है वाले लोग पसंद नहीं होता है कि कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया जाए, कैपिटलिज्म को ऊपर उठाया। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस को जब लगने लगता है कि यार कांग्रेस तो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है इन कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म कहाँ रह गया, क्योंकि वो तो फिर है ना लोगों के मतलब एक इंडिविजुअल के उनको तो लेके चले ही नहीं रहे ना, वो लोग तो क्या कर रहे हैं अब सिर्फ कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अमीर लोग हैं उनकी तरफ वो ध्यान दे रहे हैं, जो गरीब लोग हैं जो वर्कर क्लास है उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, जबकि सोशलिस्ट पार्टी का तो मेन एम ही यही था कि भाई लोगों के भला सोचा जाए। तो जब ये लगा कि यार ये तो भला तो कहीं दूर जा रहा है, तो बुरा लगने लगे उन्होंने, यार कांग्रेस तो गलत कर रही है, जो मेन एजेंडा है उस एजेंडे को ही छोड़ के चल रही है। तो उन्होंने कहा द सोशलिस्ट फेस्ड अ डिलेमा व्हेन इन 1955 द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स गोल टू बी द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ। तो अब ये मतलब फिर 1959 में जाके एक धर्म संकट दुविधा वाले से कंडीशन हो जाती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम जो है हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी बनेगी वो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी मिलेगी, यानी कि आप कह रहे हो सोशलिस्ट पैटर्न चाहिए, फिर आप किस तरीके से आप जो है कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, तो इस चीज को लेके वो एक उसमें थी मतलब डिलेमा में थी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार कांग्रेस क्या चाह रही है, कभी मतलब कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रही है, कभी बोल रही है हमारी सोसाइटी जो सोशलिस्ट पैटर्न की होगी, तो वो खुद एक धर्म संकट वाली कंडीशन में समझ में नहीं आया, क्लैरिटी नहीं थी उनको किसी चीज। ठीक है, अब इसके बाद में इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द सोशलिस्ट टू प्रेजेंट देमसेल्फ एज एन इफेक्टिव अल्टरनेट टू द मतलब कांग्रेस। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मुझे अपोज करूं मैं, भाई सोशलिस्ट वाले सोशलिस्ट हम कांग्रेस को अपोज करें क्या, क्योंकि वो सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट को, दूसरी तरफ अगर हम अपोज करते हैं वो कह रहे हैं हमें तो वो सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी चाहिए, वो बड़े कंफ्यूजन में है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस चाह क्या रही है। एक तरफ तो क्या करती है, यहाँ पे इनके लिए जो दुविधा थी ना, जो डिलेमा था वो एक ही चीज का था कि भैया एक तो आप बोल रहे हो कैपिटलिज्म को कर रहे हो, ठीक है, कैपिटलिज्म को आप अगर सपोर्ट करते हो, सपोर्ट करा मान लो ना, तो अगर आपने कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर दिया तो सोशलिज्म के तो ये खिलाफ हो गई ना चीज, सोशलिज्म तो ये मानता ही नहीं है ना, ये तो बोलता है आपको वर्कर्स और पीजेंट का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ आप 1955 में कर देते हो कि हमें तो सोशलिस्ट पैटर्न चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है, बोले तो आप ना तो हमें अपोज करने दे रहे हो ना हमें सपोर्ट करने दे रहे हो, आप तो एक अजीब ही सिचुएशन हमारे सामने लेके आ गए हो। तो यहाँ पे जाकर उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम उनके अपोज में खड़े हुए हैं, उनके सपोर्ट में खड़े रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो वो बेचारे इसी कंफ्यूजन में ही थे। ठीक है, तो ये
इनका बहुत बड़ा कारण बन गया था कि वो इफेक्टिव वो अपोनेंट बन ही नहीं पा, ऑल्टरनेटिव नहीं बन पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस ही, फिर जब कांग्रेस फॉलो कर रही है तो फिर लोग उनको क्यों हटाएंगे कि भाई सिस्टम वाली चीज हमें यहाँ मिल ही रही है। ठीक है, आगे की तरफ जब हम देखते हैं जो पार्टीज के बारे में, तो हम अब इनके जो मेन पार्टी लीडर्स हैं थोड़ा हमने देख लिया था उसमें कि मैंने लीडर्स है जैसे राम कुमार लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी हैं, अशोक मेहता जी हैं। इंक्रीज देयर डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब अब इन्होंने क्या करा, तो ये इनके मेन मेन लीडर्स थे कौन कौन, जो मनोहर लोहिया जी है, अशोक मेहता जी है, उन्होंने ना इससे कांग्रेस से दूरी बना दी। ठीक है, और साफ साफ कांग्रेस पार्टी के बोले कि इनको कोई ही नहीं पता है करना क्या है। अब इसके बाद में जब ये होता है तो कुछ लोग चाहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ रहें, कुछ कहते हैं हम अलग पार्टी बना लेते हैं। इस तरीके से क्या है, सोशलिस्ट पार्टी के अंदर भी हमें बहुत सारे स्प्लिट्स देखने को मिलते हैं। कुछ लोग यहाँ पे वैसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं हमें कांग्रेस को सपोर्ट, बोलते नहीं हमें अगेंस्ट जाना चाहिए। मतलब ये एक बहुत बहुत कंफ्यूजन वाली सिचुएशन, स्प्लिट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे रीयूनियंस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक मतलब सिचुएशन ही क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट होता है और कांग्रेस पार्टी से दूर बना देते हैं और उसकी मतलब क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, आगे तरफ हम चलते हैं। अब देखिए क्या था, अब इसके अंदर हम अगर अब इसमें देखते हैं, दीज इंक्लूडेड द किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड स्वयं ये था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अब इसके अंदर कौन कौन से स्प्लिट हुए थे, एक किसान मजदूर प्रजा पार्टी अलग बन गई, एक द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अलग बन गई, एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी अलग बन गई। तो इस तरीके से बहुत सारे स्प्लिट हमें देखने को मिलते जा रहे थे कहाँ पे, सोशलिस्ट पार्टी के अंदर। अब हम लोग जब बात करते हैं कि इनकी लीडरशिप कौन कौन था, तो अभी इनके मेन लीडर्स का नाम हम पढ़ लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी है, अच्युत पटवर्धन जी है, अशोक मेहता जी है, आचार्य नरेंद्र देव जी हैं, राम मनोहर जो लोहिया जी हैं और एस.एम. जोशी जी हैं। इनके नाम आपको थोड़े से अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मतलब देखिए इनकी सोच वही सेम है, इनको है कि सोशलिज्म को हमें बढ़ावा देना है, हमें कैपिटलिज्म को जो है इतना आगे नहीं बढ़ाने दें, जिसकी वजह से इतना आगे ना बढ़ा दें कि डिस्क्रिमिनेशन जो है सोसाइटी में हमें देखने को मिले। अमीरी और गरीबी वाला जो एक डिफरेंस है हमें नहीं देखना है। ठीक है, तो अब इसमें हमने कहा जो लीडरशिप थी, मेन लोग थे जो जयप्रकाश नारायण जी थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनमें जवाहरलाल नेहरू वाली जो कैबिनेट थी उसके अंदर अच्युत पटवर्धन जी हैं, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव जी हैं, राम मनोहर लोहिया जी हैं और एस.एम. जोशी जी। ठीक है, अब हमने कहा कुछ एक ऐसी पार्टी जैसे है समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है और जो एंड द जनता दल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सोशलिस्ट पार्टी। अभी भी हमें कई सारी ऐसी पार्टीज देखने को मिल रही है जो सोशलिस्ट पार्टी से जो है स्प्लिट होके बनी है। ठीक है, जिसमें हमने नाम पढ़ा है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जो हमारे यहाँ पे सेक्युलर जनता दल है, वो सभी ओरिजिनेट किससे हुए हैं, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का नाम आते ही हमें यूएसएसआर का नाम याद आ जाता है हमारे दिमाग के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास में चाइना का नाम याद आ जाता है, ये जो है इनको देखने को मिला था बहुत ज्यादा। सोशलिज्म जो है वो हमें रशिया में ज्यादा देखने को मिला था। तो अगर हम लोग इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये फॉर्म हुई थी 26 दिसंबर 1925 को। कब फॉर्म हुई है ये फॉर्म हुई थी 26 दिसंबर 1920 के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कहा जो हमारे यहाँ की जो है सीपीआई है, कांग्रेस, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये कब फाउंड हुई है, 1925 में हुई। अब देखिए इसमें एक वर्ड आता है लेफ्ट विंग। ठीक है, अब हम लोग अगर इस चीज को ऐसे समझ लेते हैं कि भाई इधर की साइड है लेफ्ट विंग और इधर की साइड है राइट विंग। सेंट्रलिस्ट हम लोग इसमें मान लेते हैं, बिल्कुल सेंटर में हमारे पास में आईएनसी है। ठीक है, आईएनसी के ऐसे लोग जो राइट विंग को सपोर्ट करते हैं वो सारी इधर की साइड आ जाएंगे, तो लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं इधर आ जाते हैं। लेफ्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये पूरी तरह से जो है कम्युनिस्ट वगैरह को सपोर्ट कर रही है। अगर इधर की साइड जाते हैं तो हम लोग जो आज बीजेपी है हमारे पास में, जनता दल है, हम लोग भारतीय जनसंघ पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें आ जाएगा। तो ये मतलब ऐसी सारी पार्टीज जो है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में ऐसे डिवाइड हो जाती है। तो हम लोग सीपीआई जो थी ना, वो लेफ्ट विंग नेशनल पार्टी थी जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1925 के अंदर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। The CPI was an inspiration from the Bolshevik Revolution। अगर आपको याद हो क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द
तो मतलब वो रशिया वाला जो पूरा का पूरा चैप्टर है इसके अंदर, जिसमें सोशलिज्म इन यूरोप और रशिया वाला जो था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था। जब उसके अंदर हमने लेनिन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेनिन जो था 1917 के अंदर एक अप्रैल थीसिस लेके आया था जिसमें सोशलिज्म की बात की गई थी। तो अब वही जो था ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो वहां पे हुआ था ना रशिया के अंदर, उसको पूरा का पूरा उससे इंस्पिरेशन लेके ये पार्टी बनी हुई थी। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग देख लेंगे। अब इसके अंदर पूरी की पूरी यही थी कि है ना, पूरी भी मतलब कैपिटलिज्म को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे ये, और सोशलिज्म को यहाँ पे ग्रो करना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज, यहाँ पे क्या था, इट वॉज फॉर्म्ड व्हेन मेनी स्मॉल सोशलिस्ट ग्रुप फॉर्म बाय इंडियन came together at the first party conference in कानपुर। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। ये जो ये हम लोग बात करें सीपीआई जो है, इसकी फॉर्मेशन कब रखी गई थी, जब छोटी मोटी सारी सोशलिस्ट पार्टियां जो है एक फर्स्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी कानपुर के अंदर, वहां इकट्ठी होती है और इकट्ठी होके सब एक साथ जुड़ना चाहती हैं। उस पार्टी को हमने क्या कहा है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ। ठीक है, अभी ये देख रहे हो ना, अब इसमें कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि क्या है, वर्कर्स और वर्कर्स भी हैं और पीजेंट्स भी हैं इसमें। है, अब ये हथौड़ा तो आप मान लो कि किससे रिलेट करता है, ये वर्कर से करता है और ये हमारे एग्रीकल्चरिस्ट या पीजेंट से। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो जब कानपुर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर सारी छोटे छोटे से सोशलिस्ट ग्रुप है ना, आपस में मिलते हैं और एक पार्टी बनाते हैं। उस पार्टी का नाम था द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर हमने कहा ऐसा नहीं कि इस पार्टी का स्प्लिट नहीं हुआ, इसका भी स्प्लिट होगा आगे जाके, क्योंकि मतलब क्या होता है, थॉट का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लोगों को लगने लगता है नहीं यार, ये जो इस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता गलत है। एम दोनों का सेम है कि दोनों को कम्युनिज्म चाहिए, दोनों को सोशलिज्म चाहिए, बट दोनों अलग अलग डिफरेंस उसमें हो जाएगी। तो अभी भी मिलती है हमें। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास में कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और वहां पे हो गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ एम, मतलब हो गया जो मार्क्सिस्ट को फॉलो करती थी। ठीक है, पूरी तरह से मार्क्सिज्म को फॉलो कर रही थी, वो पार्टी हो गई इसमें। ठीक है, अब मतलब लोगों का तरीका अलग अलग था। कोई बोलते हैं हम लोग प्रोटेस्ट के थ्रू या इस तरीके से भी हम लोग ले सकते हैं, कई लोग बोलते हैं नहीं इसमें रेडिकल वो चाहिएगा हमें, तो इस तरीके से ये अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अब इसमें जो है सीपीआई से एक न्यूज़पेपर निकलता है, जिस न्यूज़पेपर का नाम हमने कहा है, क्या है इसका न्यूज़पेपर का नाम, मुक्ति संघर्ष, जो हिंदी में लिखा गया था और इंग्लिश में आ रहा था एक न्यू एज। ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर यहाँ से निकल रहे थे, कौन सी पार्टी के थ्रू, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर न्यूज़पेपर्स का नाम है मुक्ति संघर्ष, और एक था जो है न्यू एज जो इंग्लिश में। अब इनके मेन अगर लीडर्स की हम बात करते हैं तो उनका नाम है AK गोपालन, SA डांगे, EMS जो है नामरूद रिपद, और PC जोशी है हमारे पास में, फिर हमने कहा P सुंदरैया जी हैं। तो मतलब यूं करके ये हमारे यहाँ के इम्पोर्टेंट मतलब जो है लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के। ये सब लोग क्या चाहते थे कि है ना, सबको एक साथ लेके हमें चलना है। फिर इसके ये टोटली सपोर्ट करते थे किसको, जो USSR वाला सिस्टम था वहां पे। अब ध्यान रखना, कम्युनिज्म जो है रशिया के अंदर भी था, कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना के अंदर भी थी। ठीक है, आप ध्यान, आपको अगर इतना अभी आपको नहीं पता है इन सब चीजों के बारे में, तो हम लोग बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ऐसे लोग भी थे चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे लोग भी थे जो सोवियत रूस को भी कर रहे थे। मतलब इस तरीके से ये सारी चीजें हो रही थी। तो ये स्प्लिट हो रहे थे, ये सब सिर्फ थॉट्स के ऊपर हो रहे थे और तरीकों के ऊपर हो रहे थे। मतलब सबका एम एक होता था, बट वहां तक पहुंचने के जो तरीके थे ना, उनमें परिवर्तन था, चेंजेस थे। इसकी वजह से वो क्या स्प्लिट्स होते थे, सबने अपनी अपनी पार्टीज बना ली। सब बोलते कि नहीं हम दौड़ के जाएंगे, कोई बोले हम चल के जाएंगे, कोई बोले हम उड़ के जाएंगे। तो मतलब तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन चाहिए सबको क्या था यहाँ पे, सोशलिज्म। ठीक है, अब आगे की तरफ हम देखते हैं। अब काफी सारी जो है हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिज्म के बारे में, बात करी हमने, तो हम लोग चीजें देखेंगे इस तरीके से आगे चीजें बद। अब इसमें आप लोग कई सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से काम होगा। ठीक है, अब हम एक अभी हमने इस शॉर्ट में देख लिया सारी चीजें, उसके बारे में देख ली, उसका जो लोगो क्या है, किस तरीके से क्या हो रहा था, वो सब चीजें हमने देखी है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके डीप सब चीजें। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी है, अब इसके बारे में हम लोग चीजें देख लेते हैं। अब हमने देखा द सीपीआई वॉज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द बॉल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया एंड एडवोकेटेड सोशलिज्म एज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम तो रशिया के जो बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, जिस तरीके से वहां पे चेंजेस आए ना, वैसे ही यहाँ पे आ सकते हैं
और कोई तरीका नहीं है कंट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर। अगर आप चाहते हो कि पॉवर्टी हटे, लोग एजुकेटेड होने चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, आप चाह रहे हो कि इक्वालिटी होनी चाहिए, अगर आपको चाहिए ना, इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक ही जगह, अगर आप अडॉप्ट कर लेते हो सोशलिज्म को, अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो सोशलिज्म की तरह काम कर रहे हो, तो आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स का जो हल मिल जाता है। ये बात कहती थी हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हमने कहा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी हमारी और जो कम्युनिस्ट पार्टी थे, वो 1935 में जब तक देखोगे ना आप, तो उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आराम से साथ साथ चल रहे थे। ठीक है? लेकिन बाद में जब उनको लगने लगा कि यार ये तो इश्यूज खड़े होने वाले हैं, यहाँ पे तो क्या है, ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पे जो कांग्रेस है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ है साफ साफ, कि हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड में अंदर। लेकिन ये तो जो है, जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे, ये रशिया के सपोर्टर हैं। अब देखो नाजी पार्टी, नाजी पार्टी से याद आ गया हमें जर्मनी। ठीक है, अब नाजी पार्टी का जो हेड था वो कौन था भाई, सबको पता है, हिटलर। हिटलर साहब थे। हिटलर जो है किससे लड़ रहा था भैया पूरी तरीके से, आपको पता होगा, रशिया। दो पावर थी ना, एक तरफ सेंट्रल पावर थी, एक तरफ अलाइड पावर थी। अलाइड पावर्स में हमने कहा कि जो है हमारे पास रशिया था, हमारे पास में जो है ये सब हो रहे, तो यहाँ पे हिटलर जो है ये क्या कर रहा था, यहाँ पे हिटलर रशिया से के खिलाफ लड़ रहा था। और जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स कहाँ गए थे, ब्रिटिशर्स जो है रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये सारे के सारे कौन सी उसमें थे, ये अलाइड में थे। जब ये अलाइड में है, रशिया है, जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सब एक साथ में थे, तो ये जब रशिया को साथ दे रहे हैं, कौन, जो ब्रिटेन हो गए, फ्रांस वगैरह हो गए, ब्रिटिशर्स सारा साथ दे रहे थे किसका, रशिया का। रशिया में क्या है भैया, लिस्ट है ना, कम्युनिस्ट है ना कंट्री। तो अब ये जो लोग, जो ये सीपीआई वाले लोग हैं, सीपीआई को क्या लग रहा था कि भैया ये हम लोग जो है, हमारा इंस्पिरेशन कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट जो है कहाँ से इमर्ज हुआ है, रशिया से इमर्ज हुआ है। रशिया के जो है साथ कौन दे रहा है, ब्रिटिशर्स साथ दे रहे हैं। तो अगर इनडायरेक्टली वो हमारा ही साथ दे रहे हैं, तो वो वहां पे उस जगह जो है, यहाँ पे कांग्रेस और इनके आइडियोलॉजी में फर्क हो जाता है। कांग्रेस साफ कह देती है हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ नहीं देंगे ब्रिटिशर्स का, लेकिन ये जो थे सीपीआई वाले जो लोग थे, ये बोलेंगे नहीं हम तो साथ देंगे, क्योंकि ये लोग जो है रशिया को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, हिटलर को हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो बोले हम तो उनका सपोर्ट करेंगे पूरा का पूरा। तो यहाँ पे जाके इनके आइडियोलॉजीज में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे चली जा रही थी, की वजह से क्या है, इनमें स्प्लिट देखने को मिलता है हमें। आगे की तरफ चीजें देखते हैं हम लोग। जब हमने देखा तो सीपीआई हेड वेल, और जब हम बात कर रहे हैं, हम उस टाइम की बात करते हैं, टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, जब हमारे यहाँ पे मतलब एरा ऑफ वो चल रहा था, कांग्रेस का डोमिनेंस चल रहा है उस टाइम में, जो इनकी मतलब एक बोलते हैं ना, एक बहुत जो पावरफुल एक अपोजिशन था, तो वो थी सीपीआई। उसमें एक तो होती है भाई पुराने है, उसमें एक्टिविटी ही नहीं हो रही है, तो एक जंग लगी हुई पार्टी है, नहीं, ये ऐसी पार्टी थी जो अभी भी वर्किंग पोजीशन में थी, और वो लगातार जो है एक्टिव है, ऐसी मशीनरी थी। ठीक है, और वो उस टाइम में ऐसी थी जब इन्होंने इंडिपेंडेंस का टाइम था, उस टाइम में बहुत डेडिकेटेड थे कि हाँ हमें चेंजेस लाने हैं, हमें सोशलिज्म लाना है, डिस्क्रिमिनेशन मिटाना है, ये सारी की सारी चीजें इसमें वो लोग दिखाते। ठीक है, हमने कहा ऑल्सो इंडिपेंडेंस रेज डिफरेंट वॉइसेस इन द पार्टी। अब इंडिपेंडेंस के बाद में क्या होता है, फिर इनमें होना स्टार्ट हो जाता है, लोगों के थॉट प्रोसेस वगैरह चेंज होने लगते हैं। ठीक है, फिर आगे की तरफ हम चलते हैं। जब हम आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो पार्टी है, वो उसके अंदर हम चीजें देख रहे हैं। अब जो चीजें कैसे होगी आपकी, जो पार्टी थ्रॉट द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1940 नॉट ट्रू इंडिपेंडेंस एंड एनकरेज वायलेंट अपराइजिंग इन तेलंगाना। अब जो पार्टी है उसमें इंडिपेंडेंस मिल गई हमें, पूरे उस पे हमारे जो बोलते हैं हम लोग ब्रिटिशर्स से आजाद हो गए, ये हो गए, इंडिपेंडेंस मिल गए, लेकिन यहाँ पे तो और ही प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे तो वायलेंट अपराइजिंग्स होना स्टार्ट हो गया। अब तेलंगाना वाला वहाँ पे देखोगे, कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ पे बहुत सारे जो है ऐसे वायलेंट अपराइजिंग्स वगैरह हो रहे थे। मतलब इसकी वजह से क्या, जब लोगों ने देखा कि यार ये तो लड़ाई दंगे फसाद ये सी चीजें कर रहे हैं, तो लोगों का जो है एक मतलब होना चाहिए ना कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर, जितना लोगों के अंदर सपोर्ट होना चाहिए, वो पॉपुलर होना, उतना नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से जो है चीजें करना स्टार्ट कर दिया, वायलेंट वे अपनाना स्टार्ट कर दिया था। इसकी वजह से जो उनका एक इमेज बननी चाहिए थी, वो इमेज नहीं बन पाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, इन्होंने क्या करा था, वहां पे लड़ाई झगड़े हुए, उन्होंने आर्मी के साथ भी लड़ाई करने स्टार्ट कर दिया, तो ये सब देख के लोगों के मन में उनको लेके जो है थोड़ी सी नेगेटिव थॉट्स आ गए थे। फिर उसके बाद में क्या होता है, अब देखिए ये चीजें आप सब जानते हो, कम्युनिज्म को लेके सबके
थॉट अलग है। सोशलिज्म क्या है, अपने आप में क्या बोलता है, ग्रेजुअल इवेल्युएशन होता है। फिर दूसरी हम लोग कहा मार्क्सिज्म क्या बोलता है, वो बोलता है कि भैया वायलेंट तरीके से ही हो सकता है। अब हमने कहा जब इस तरीके के इतने सारे थॉट है तो सबके अलग अलग है। उन्होंने कहा, किसी ने कहा वायलेंट तरीके से करेंगे, किसी ने बोला शांति से करेंगे, तो यहाँ पे जो तरीका अपनाया जा रहा था वो वायलेंट था। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, अब आगे जो जनरल इलेक्शंस आएंगे ना उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और वायलेंट रेवोल्यूशन लेके आएंगे, क्योंकि शांति से कोई समझौता नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे होने लगी थी। ठीक है, अब इसके बाद में हमने कहा कि हालांकि वो वायलेंट तरीका अपना रही है, तो उस टाइम में हमने कहा कि जब वो उसमें थी, जब हमारे 1952 वाले इलेक्शंस हुए, हमने पीछे पढ़ा अभी, जो है वहाँ पे जो इनको 3 सीट्स, वो सबसे सेकंड लार्जेस्ट वो थी। अगर सबसे ज्यादा सीट्स मिली थी कांग्रेस को, तो सेकंड नंबर पे मिली थी सीपीआई को। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब चीजें होने लगी है। अब हमने कहा इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इट रिमेन डोमिनेंट इनफ इन द स्टेट्स लाइक आंध्रा, वेस्ट बंगाल, बिहार और केरला में, तो ये डोमिनेट कर रही थी। आंध्र वाला एरिया है, जब तेलंगाना वाला हुआ था ना, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, केरला है, इन सब जगह जाके जो है वहाँ पे तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब पॉपुलर पार्टी थी, वहाँ पे डोमिनेट कर रही थी कई सारे स्टेट में। ठीक है, इनके बहुत सारे एक जैसे वो लीडर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं इसके अंदर, जैसे ए गोपालन है, डांगरे साहब हैं, फिर हमने कहा अजय घोष है, पी सुंदरिया जी हैं, पीसी जोशी जी हैं, मतलब यूँ करके इनके यहाँ पे बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने की बहुत सारी कोशिश करी थी। तो इस कोशिश के बेसिस क्या हुआ था, उनको कई जगह जो है मेजोरिटी मिलती, कई जगह वो बहुत डोमिनेंट करती है। और इसके बाद में थोड़े से तरीके इनके अलग थे, इन्होंने रेजिस्टेंस जो था, मतलब इनको जो इन्होंने वायलेंट वे अपनाया था उससे लोग नाखुश थे। बाकी इनका तरीका मतलब उनका चाहते तो वो उनका भला ही थे ना, इक्वालिटी लाना चाह रहे थे, सोशलिज्म लाना चाह रहे थे, ये सब तरीका था, बस पाथ डिफरेंट था उनका। ठीक है, अब हमने कहा इस पाथ के डिफरेंस की वजह से हमें सारे स्प्लिट्स देखने को मिलते हैं इस पार्टी के अंदर। ठीक है, अब 1964 में अंदर क्या होता है, इस आइडियोलॉजिकल रिफ्ट की वजह से ही जो है यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है। अब हमने कहा जो ये जो सोवियत यूनियन, मैंने कहा ना 2 जगह कम्युनिस्ट की पार्टी की हम लोग बात करते हैं, 2 जगह की कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक तो सोवियत जो रशिया वाली है वो हो गई, एक जो चाइना वाली है वो हो गई। ठीक है, तो अब इसमें जो लोग थे, जो चाइना के सपोर्टर थे वो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, जो सोवियत रूस सपोर्टर थे वो सपोर्ट को कर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, ये चीजें हमें देखने को मिल रही थी और इसका गलत इफेक्ट भी आता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वजह से जब ये चीजें होने लगी तो यहाँ पे हमारे यहाँ से कई मतलब इसमें स्प्लिट, हमें स्प्लिट देखने को मिला। 1964 के अंदर जो है मेजर स्प्लिट हो जाता है, कुछ लोग जो है सोवियत यूनियन को स्प्लिट कर रहे थे और कुछ चाइना को कर रहे थे इसमें। ठीक है, अब इसमें चाइना का नाम देखिए, इसको मायूस मत समझ लीजिए, मार्क्सिस्ट थे, ऐसे लोग थे जो मतलब चाहते थे वायलेंट तरीके से ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, एक होती है कम्युनिस्ट पार्टी और एक हो जाती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग हो जाती है। फिर उसके बाद में हम चीजें देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ तक पूरा हो जाता है हमारा, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी हम पूरी की पूरी पढ़ चुके हैं। इसी तरह अब हम आगे की तरफ जाएंगे, एक इम्पॉर्टेंट पार्टी जो अभी भी इम्पोर्टेंट पार्टी बनी हुई है, भारतीय जन संघ की तरफ। ठीक है, अब हमने कहा एक लेफ्ट विंगिस्ट है, एक जो है राइट विंगिस्ट है। अगर हम राइट विंग पार्टीज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है भारतीय जनसंघ। ठीक है, अब हमने कहा ये वही है जो जो हमारी अभी भारतीय जनता पार्टी है, उसका हम लोग यहाँ से जो है बीज स्टार्ट हो गए। हाँ, इसका बाद में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ वॉज फॉर्म 1951। कब इसकी फॉर्मेशन रखी जाती है, 1951 में। कौन रखते हैं भैया, रखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये वही हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर रहते हैं। ठीक है, एज इट्स फाउंडर प्रेजेंट द lineage ऑफ द पार्टी कैन बी ट्रेस्ड बैक ऑफ टू द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अब हमने कहा जो आरएसएस था ना, ये कोई पार्टी नहीं थी ना, ये रूट्स थी हर चीज। ठीक है, एंड द हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस। अब हमने अगर हम कहा 1951 में जो है इसकी नींव रखी जाती है, इसकी फाउंडेशन रखी जाती है, क्या ये अचानक से पैदा हुई थी, नहीं। इसके ट्रेसेस हमें आरएसएस के रूप में, हिंदू महासभा के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। उन्हीं आइडियोलॉजी को ये फॉलो कर रहे हैं और उनमें मेन लीडर कौन से थे, वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं जो आरएसएस मान लो आप, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जो हम हिंदू महासभा, उन इंडिपेंडेंस से पहले भी हमें इनके ट्रेसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ हम चीजें चलते हैं, अब हम थोड़ा सा डिटेल में जनसंघ को समझ लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है इस चीज के अंदर,
ये जो है ये इनका कहना था, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो जम्मू कश्मीर वाला सिस्टम, इसके लेके इनके विचार ये थे कि भाई एक ही देश में जो है दो दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज नहीं रह सकती हैं, दो अलग अलग लीडर्स नहीं हो सकते हैं, दो विधानसभाएं अलग अलग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बात कही गई थी कि एक कंट्री और एक ही कल्चर और एक ही नेशन हो सकता है, ठीक है। तो इनका ये आइडियोलॉजी थी। इन्होंने साफ कहा, इन्होंने क्या कहा, तो जनसंघ वाले जो भी लीडर्स थे उनका मानना था वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन वाज इट्स आइडिया एंड बिलीव दैट अ कंट्री कुड बिकम मॉडर्न प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रांग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। वो मानते थे कि बाहर के, हम कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, हम बाहर सोशलिज्म की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो एंशियंट कल्चर है ना, ये हमारे ट्रेडिशन है, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तभी हम जो है मॉडर्न भी बन सकेंगे, है प्रोग्रेसिव भी हो सकेंगे और स्ट्रांग भी बन। उनका एक मेन मोटिव था वन कंट्री, एक ही कंट्री होती है, एक ही कल्चर होता है, एक ही नेशन होता है, ये इनकी पूरी पूरी बात थी, ठीक है। अब उन्होंने कहा था, फिर बाद में आके जाके वो एक पार्टी जो है वो बनाते हैं, तो उनका कहना था कि एक रियूनियन होगा वापस से किसका, इंडिया और पाकिस्तान का, उसको हम अखंड भारत है क्या, ठीक है। तो मतलब एक अखंड भारत की आइडियोलॉजी वो लेकर चल रहे थे, ठीक है। The party played an impressive role in the fight for making हिंदी as an official language। जो हिंदी लैंग्वेजेस की बात हो रही थी, शेड्यूल क्लास की बात की गई थी, भाई शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात की गई थी, इतनी सारी लैंग्वेजेस है, तो बोले उन्होंने कहा कि the party played sorry हाँ and was also opposed to the granting of concession to religious minorities। The Janasangh advocated India for being a nuclear state for China carried out its atomic test in 1960। अब उन्होंने कहा कि जो है ना तो वो एक पूरे सपोर्टर थे कि हिंदी को बनानी चाहिए यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उन्होंने कहा कि किसी को भी रिलीजियस माइनॉरिटी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम, उसके बेसिस पे आप किसी को भी क्या है कंसेशंस वगैरह मत दो, किसी को भी कि वो क्योंकि हिंदू है, मुस्लिम नंबर्स में कम है इसलिए उसको ये दे दो, या हिंदू नंबर्स में कम है तो उनको दे दो, सिख कम है या, तो इसके सख्त खिलाफ थे वो, बोलते ना तो ऐसे कंसेशंस देने ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब है ना जनसंघ था उन्होंने कहा कि एक इंडिया को भी एक जो है न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि एटॉमिक टेस्ट हो रहे हैं कहाँ पे, चाइना के अंदर, जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी 1962 वाली, उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमें भी एक न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहिए, तो इसके उन्होंने पूरी की पूरी एडवोकेट किया था उन्होंने कि ये गलत नहीं है, ठीक है, ये चीजें हो रही है। आगे की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ हम जब चीजें लेके चलते हैं, अब हर चीज है, उन्होंने कहा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के थ्रू ही क्या कर सकते हैं हम लोग, जो है जीत हासिल कर सकते हैं। अगर हमें लोगों के उसमें आना है, हमें हमारी आइडियोलॉजीज को स्प्रेड करना है, तो हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के थ्रू आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं 1952 वाले, उसके अंदर वो जो सिर्फ 3 सीट्स ही उनको मिलती लोकसभा वाली, और जब 1957 वाले इलेक्शंस होते हैं उनमें तो उनको मिलती है 3 सीट तो मिली है 1952 में, और 57 वाले में उनको मिली है 4 सीट। प्रगति पर है, एक एक सीट करके वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा मेन जो है इनका जो लोगों पे वो था ना इन्फ्लुएंस, वो मेनली इनका अर्बन एरियाज वाला था, ठीक है। जहाँ पे जैसे राजस्थान के, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश वाले जो अर्बन एरियाज थे, उसमें इनका ज्यादा से ज्यादा बस जो सपोर्ट था लोगों का, लोग जो है जनसंघ को एडवोकेट करते थे, उनको मतलब सपोर्ट करते थे। वो एरियाज कौन कौन से हैं, राजस्थान हो गया हमारा, ठीक है, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, इन एरिया में इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा देखने को मिल रहा था। अगर हम इनके प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी है हमारे सामने, दीनदयाल उपाध्याय जी है, बलराज मोदक जी है, ये करके इन सब लीडर्स के आपने सबने नाम सुने होंगे, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय तो कई सारी मतलब यूनिवर्सिटीज वगैरह भी हैं, तो इन आपने इन सबका नाम सुना होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मैंने कहा है इनके फाउंडर थे, जो जनसंघ था। दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, बलराज माधव जी, ये सारे के सारे जो है इनके प्रोमिनेंट लीडर थे। तो भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इट्स रूट्स टू द भारतीय जनसंघ, ये पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो रूट्स हम लोग बोल सकते हैं, जिसकी नींव जो है कहाँ से पड़ी थी, वो पड़ी थी भारतीय जनसंघ से। यहाँ तक की क्लियरिटी हो गई। अब इसके थोड़े से वो देख लेते हैं हम लोग कि भाई इसके कहते हैं ना सिंबल, वो क्या क्या रहे, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं, बाद में बदलते जाएगा। स्टार्टिंग में हम जब भारतीय जनसंघ की बात करते हैं तो ये दिया था, ठीक है, नई ज्योति की बात करी गई है, नई लाइट की बात की गई है, नए जो हम बोलते हैं ना प्रकाश की बात करी गई है, ठीक है। भारतीय जनसंघ में मेन मैंने बताया वन कंट्री वन कल्चर वन
नेशन की बात की गई है इन्होंने। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनको रखा है मेन, हम लोग सबसे देख के आ चुके हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ये किया था कि भैया हिंदी को बनाओ आप हमारी राष्ट्रभाषा, और साथ ही साथ दुश्मनों से टक्कर लेने के लिए अब हमें न्यूक्लियर स्टेट भी बनना पड़ेगा। यहाँ तक स्टोरी हो गई हमारी भारतीय जनता पार्टी की। सोशलिस्ट पार्टी पढ़ ली, कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ ली, फिर उसके बाद में हमने तीसरी जो है हमारी भारतीय जनसंघ पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग चीजें देखते हुए चलते हैं। स्वतंत्र पार्टी के बारे में अगर हम लोग देखते हैं चीजें, तो इसमें जो है स्टार जो है इसका ये सिंबल था उस टाइम में। इसकी जो है नींव रखी गई है, इसका फाउंडेशन जब रखी गई, नींव रखी गई थी 4 जून 1959 को। कब रखी गई? 4 जून 1959 को। इसके फाउंडर थे सी राजगोपालाचारी, वो तो आप अच्छे से जानते होंगे। सी राजगोपालाचारी जो थे ये उन्होंने उनसे अलग होके, कांग्रेस से अलग होके अपनी पार्टी, ठीक है। अब हमने कहा जो है क्लासिकल लिबरलिज्म थे, लिबरल कंजर्वेटिव थे, उसको फॉलो करते थे। ये बोलते थे कि नहीं, ना तो कम्युनिस्ट ना कुछ, हमें लिबरलिज्म की बात करनी है, हमें स्वतंत्रता की बात करनी है, हर चीज में आजादी चाहिए आदमी को, अपनी डिग्निटी बनाए रखने के लिए चीजें अलग चाहिए, ये उन्होंने रखा था। और ये जो रखी गई थी ये सी राजगोपालाचारी जी ने रखा गया था, ठीक है, रखी थी। It was founded by C. Rajgopalachari in reaction to what he felt was the Jawaharlal Nehru dominated Indian National Congress increasingly socialist and state tax outlook। उनको जब लगने लगा ना उनको सी राजगोपालाचारी को कि यार ये जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं सोशलिज्म को फॉलो करने लग गए, सपोर्टर बन गए पूरे के, उनको लगने लगा नहीं यार हमें एक स्वतंत्र पार्टी की तरफ जिसमें लिबर्टी हो, लोगों को खुली आज़ादी हो, लेकिन हमारे उनको देते हुए, ठीक है। तो उन्होंने सोशलिज्म की जब जाते देखा तो उनको लगा कि हमें एक नई पार्टी की बात करनी। द स्वतंत्र पार्टी वाज एन इंडियन क्लासिकल लिबरल पॉलिटिकल पार्टी दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम 59 से लेकर 74 तक एग्जिस्ट कर रही थी। ये थी हमारी स्वतंत्र। इनके सबके सिंबल देख लेना भाई, नाम आ सकता है, फाउंडर का नाम हमें याद रखना है और प्रोमिनेंट लीडर्स का हमें। हम चलते हैं। अब हमने कहा स्वतंत्र पार्टी थी, फॉर्मेशन अगस्त 15 गई थी, जब नागपुर रेजोल्यूशंस वगैरह जब चल रहे थे उस टाइम में। स्वतंत्र पार्टी वाज फॉर्म्ड इन अगस्त 1950 द नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस विच कॉल्ड फॉर लैंड सीलिंग था, टेक ऑफ ओवर ऑफ फूड ग्रेन्स था, ट्रेड बाय द स्टेट एंड अडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव। जब वहां पे सब देखते हैं ना यार सोशलिज्म में पूरा का पूरा यहाँ पे तो हावी हो गया, लोगों की लैंड्स को सीज किया जा रहा है, फूड ग्रेन्स को टेक ओवर किया जा रहा है, और हर जगह जो है यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग को किया जा रहा है, कैपिटलिज्म कहीं पे भी नहीं है। तो उस केस में जब यहाँ लगने लगा कि यार पूरी तरह से तो यहाँ पे पूरी जगह जो हमें सोशलिज्म सोशलिज्म देखने को मिल रहा है, तब उनको लगा कि नहीं हमें एक बात करनी पड़ेगी, और ये पार्टी थी हमारी तो स्वतंत्र पार्टी। इसमें बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो मतलब हम लोग बोल सकते बहुत ज्यादा जो एक्सपीरियंस लोग थे। राजगोपालाचारी थे, के एम मुंशी जी थे, एन जी रांगा जी थे, और मिन्नू मसानी। ये सारे के सारे जो लीडर्स थे वो हमारे एक्सपीरियंस लोग थे, वो सारे के सारे इसमें और सारे के सारे सब कांग्रेस से निकल के आए थे, कांग्रेसी थे सारे के सारे। उन्होंने देखा कि वहां पे सोशलिज्म जो है ज्यादा वो करने लग गए, तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली, ठीक है। The Swatantra Party wanted the government to be less and less involved in controlling the economy. It believed that prosperity could come only through individual freedom. उन्होंने कहा अगर आप इकोनॉमिक ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी समस्या ही बहुत बड़ी थी ना उस टाइम में, हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से लड़ रहे थे, वो थी पुअर्टी। अब पुअर्टी से अगर हमें बाहर रखना है और आप रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे, नहीं कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, इंडिविजुअल किसी लोगों के इंटरेस्ट को डेवलप नहीं होने देंगे, तो फिर किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रो होने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि पॉवर्टी से हमें आज़ादी कब मिल सकती है? जब हमारे पास में लिबर्टी होगी, हर आदमी अपने बेसिस पे जो है एक मतलब कमाने की कोशिश करेगा, तभी तो हमारे पे प्रॉस्पेरिटी आ सकती है ना। अगर आप कंट्रोल ही कंट्रोल करोगे इकोनॉमी, तो लोग नहीं ज्यादा से ज्यादा मतलब इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम की बहुत जरूरत थी यहाँ पे, ठीक है। इट वॉज क्रिटिकल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, सेंट्रलाइज प्लानिंग, नेशनलिज्म एंड द पब्लिक सेक्टर। अब इसमें ना पूरे पूरे क्या है, ये साफ साफ कहते थे कि स्टेट का इंटरवेंशन जो है बहुत कम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो है आप बोलोगे कि अगर डेवलपमेंट चाहिए आपको, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए नेशनलिज्म लाना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा।
आप अगर इन चीज़ों पे है ना पूरा कोऑपरेटिव फार्मिंग में उन पे छोड़ दोगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आपको स्टेट को उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो कंसीडर करके इकोनॉमी को, तब आप क्या कर सकते हैं, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। अगर आपने सबको फ्री छोड़ दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से कमाओ, अपनी मर्ज़ी से खाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। इट इंस्टेड फेवर द एक्सपेंशन ऑफ अ फ्री प्राइवेट, वो ऐसा भी नहीं है कि भई आप कह सकते हो कि बस गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट का हो, वो चाहते थे कि फ्री प्राइवेट सेक्टर के भी फेवर में थे, ठीक है? ये सब चीज़ें भी हो रही, कैपिटलिज़्म को भी वो कह रहे थे कि भई आप ऐसे नहीं है कि पूरे आप फ्री सेक्टर छोड़ दो, ऐसा नहीं करने को। वो बोल रहे हैं कि सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। आप किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो जो है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है? ये चीज़ें आपको स्टेट को तो बीच में इंटरवेंशन करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो फिर ये फ्रीडम तो बड़ी बेकार काम चीज़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हर चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद में जो भी लैंड सीलिंग्स हो रही थी एग्रीकल्चर में, वो उसके वो सख्त खिलाफ थे। वो अपोज़ कर रहे थे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं, अब ये कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है ना, आपको अगर थोड़ा बहुत हो, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग जो वर्ड हमारे पास निकल के आया था ना, ये रशिया से आया हुआ है ना? रशिया में जब सोशलिज़्म आया था, ठीक है? तो उसमें स्टालिन जो था, स्टालिन ने कलेक्टिवाइज़ेशन जो है प्लानिंग दिया था। जो स्टालिनिज़्म के नाम से भी हम जानते हैं कि सारे जो कितने भी खेत है ना, जैसे ये मान लो कि सबके पास ज़मीनें हैं। अब इसमें ये एक का है, ये खेत एक का है, इस तरीके से अगर खेत बँटे हुए हैं, आप क्या करो इन सारी लैंड्स को एक साथ कर दो। कि इंडिविजुअल मत रहने दो, सब पे एक साथ सब क्रॉपिंग करो, ठीक है? इन सब पे एक साथ क्रॉपिंग करो और जो भी प्रॉफिट आता है ना, सब इक्वली आपस में बाँट लो। किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है, सब एक साथ मेहनत करो, सब एक साथ फ़ायदा उठा लो। तो ये कलेक्टिविज़्म उन्होंने कहा इस तरीके से इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पाएगी, इकोनॉमी को आप कैसे आगे बढ़ा पाओगे? बोले ऐसे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा इट आल्सो अपोज़ द प्रोग्रेसिव टैक्स रेजिमे एंड डिमांडेड द डिसमेंटलिंग ऑफ द लाइसेंसिंग जो रेजिमे। उन्होंने कहा वो इसके भी खिलाफ थे कि आप जो टैक्स टैक्स बढ़ा-बढ़ा के जो आप रेजिमे ग्रो करना चाहते हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकते। और वो लाइसिंग उसमें भी थे, लाइसेंसिंग में कि आप इस तरीके का नहीं है कि हर थोड़े दिनों में इसको दे दिया आपने पावर, उसको दे दी, बोले इस तरीके का भी नहीं चल सकता। आप कैसे चला सकते हो जब आप लिबर्टी देते हो? और स्टेट का इंटरवेंशन भी होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि 5 साल के आपने दे दी कि हाँ भाई इतने दिन तुम कर लो, इतने दिन तुम कर लो, ऐसे भी नहीं होगा। स्टेट का रेगुलर जो है आप चेकिंग नहीं रखते हो, जब तक सेंट्रलाइज़्ड जो है आप प्लानिंग नहीं करोगे ना, तब तक अच्छे से नहीं हो पा सकती, कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है, बिना प्लानिंग के जो है आप इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है? आगे की तरफ हम चीज़ें देखते हैं। The the critical of the policy of non-alignment and maintaining friendly relationship with the Soviet Union and advocated closer ties with the United States। अब उन्होंने कहा कि वो सीधे-सीधे वो बोल रहे थे आप तो पूरी तरीके से सोवियत यूनियन के जैसे बनते जा रहे हो, कि उसके खिलाफ थे सख्त। उन्होंने कहा इस तरीके से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स की तरह हमें हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम लोग सारी नॉन अलाइनमेंट वाली है और फ्रेंडली रिलेशनशिप वाले चीज़ों में रहेंगे ना, तो हम हमारी इकोनॉमी को हम बढ़ा नहीं पाएँगे। हम इतने पावरफुल नहीं हो पाएँगे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है। वो चाहते थे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। हम सोशलिज़्म या उसके बेसिस पे हम लोग जो है पूरे के पूरे सोवियत यूनियन के जैसे नहीं बन सकते। कि ये चीज़ें चल रही थी। चीज़ें क्या है द स्वतंत्र पार्टी जो है गेन स्ट्रेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अब जब ये आइडियोलॉजी स्प्रेड, जब उनको लगा नहीं यार इस तरह से जो थे उनको लगना है कि हमारे भी अपोज़ में नहीं है या इन चीज़ों के नहीं है, इकोनॉमी ग्रो करना चाह रहे, तो ये सब लोग अब इनके सपोर्ट में आने लग गए, ठीक है? The Southern Party gained strength in different parts of the country by way of merges with numerous regional parties and interests. It attracted the landlords and princes who wanted to protect their land and status that was being threatened by the land reforms legislation. अब जो भी सारे के सारे लैंडलॉर्ड्स थे, जब लगने लगा कि यार यही एक ऐसी पार्टी है ये जो सोशलिज्म कम्युनिज्म की बात नहीं कर रही है, ये लैंडलॉर्ड्स को भी ग्रो करना चाह रही है, जो प्रिंसेस हैं उनको भी लगने लगा कि नहीं यार ये है जो हमारी पार्टी, जो हमारी लैंड्स है उनको बचा लेंगे, क्योंकि सीलिंग हो रही थी, हर कोई सीज़ कर रहे थे लैंड्स को कि एक साथ मिला लो, स्टेट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, सब एक साथ काम करोगे, सब करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसलिए अब उनको लगने लगा था कि जो वो अब गवर्नमेंट जो चीज़ें लेके आ रही है, जो ये सोशलिज़्म स्प्रेड करने के लिए सारी सबकी ज़मीनों को एक साथ कर रहे हैं, तो वो खतरा उनको कम लगने लगा। उनको अब लगने लगा कि नहीं, अब हमारे भी जो लैंड्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन होगी, तो वो लोग इसलिए क्योंकि उनकी लैंड्स की प्रोटेक्शन हो रही थी, उनके जो मतलब हम लोग कैपिटलिस्ट जो भी थे जिनको सपोर्ट में खड़ी हुई थी ये स्वतंत्र पार्टी, उनको लगने लगा था कि नहीं यार ये पार्टी है, ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकती है, तो वो लोग उनका सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? अब ये चीज़ें हो रही थी।
अब जो भी ये थे इंडस्ट्रीज मान लो, आप बिजनेसमैन मान लो, जो भी सब थे ना, वो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि हु वर अगेंस्ट नेशनलिज्म एंड द लाइसेंसिंग पॉलिसी आल्सो सपोर्टेड द बैंड। ऐसे लोग भी थे जो नेशनलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे थे और लाइसेंसिंग पॉलिसीज जो है उनको भी वो सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसी चीजों को लेके जो ऐसे सारे इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन थे ना, वो सारे के सारे स्वतंत्र पार्टी के साथ में हो गए कि हम भी जो है ये हमारे सपोर्ट में खड़ी है, हम इनके सपोर्ट में खड़े, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे होने लगी थी। इट्स नैरो सोशल बेस एंड द लैक ऑफ डेडिकेटेड कैडरे ऑफ पार्टी मेंबर्स डिड नॉट अलाउ इट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क। बहुत अच्छे था, नई चीजें थी, सब चीजें थी। कैपिटलिज्म को साथ रहते हुए वो इकोनॉमिक ग्रो करना चाह रहे थे। लाइसेंसिंग जो रेजिमे तो उसके खिलाफ थी, टैक्स के खिलाफ थी। तो ये सब चीजें जो थी ना, ये सब अच्छी बातें होते हुए, क्योंकि उनके पास में ऐसे लोगों की कमी थी जो कि फुली डेडिकेटेड थे अपनी पार्टी के लिए, ऐसे लोग नहीं थे। और अच्छा वो ऑर्गेनाइजेशनल जो नेटवर्क जिन एरियाज में है उसमें तो बहुत पावर में है, बाकी जो इंडिया है उसमें उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो एक मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क नहीं होने की वजह से क्या हो रहा था कि वो जो है पीछे लैग कर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, और ये पार्टी जो है इतना इफेक्टिव अपना रूप जो है वो दिखा नहीं पाती। ठीक है, ये पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे चल रही है। अब हमने देखा पूरा पूरा चैप्टर हमने समझ लिया है। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, किस तरीके से कांग्रेस आई, किस तरीके से कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े थे, कौन कौन सी ऐसी पार्टीज को अपोजिशन में खड़ी थी, इस बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, सोशल पार्टी के बारे में, हमने पढ़ा भारतीय जनसंघ के बारे में, हमने पढ़ा स्वतंत्र में, ये अपोजिशन पार्टीज जो है वहाँ। अब हमने कहा ये जो है बेस है हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स की, तो ये हमें थोड़ा समझना जरूरी था। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी हो गई इस चैप्टर के बारे में। अगर हम इस चैप्टर को याद करने के बारे में बात करें तो हमें एक एक जो हमारी पार्टीज है उनको ध्यान में रखना, तो रीजन कब हुआ है, प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन से रहे थे उन्हें, और उनके जो हम लोग बात करते हैं उनका मेन एजेंडा क्या कहते हैं। भारतीय जनसंघ वन कंट्री वन नेशन वाले बिलीव थे, उसी तरह से जो है हमें कम्युनिस्ट वाले थे वो सोशलिस्ट कर रहे थे। तो ये चीज़ें हमें याद रखते हुए लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।